तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने इसका पिछला सीजन अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। हमारे इस सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन चंगन 100 ब्रॉन्ज मेडल होल्डर्स को एक साथ अरीना में उतरने की ओपन चैलेंज दे चुका था। उसकी ये भयंकर और घमंडी बात सुनते ही पूरे अरीना में मौजूद हजारों वॉरियर्स आग बबूला हो उठते हैं। सब गुस्से में चीखने लगते हैं कि इस मामूली कीड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वे सब चिल्लाकर कहते हैं कि ये लड़का मौत को दावत दे रहा है और खुद को बहुत बड़ा सुरमा समझ रहा है। कुछ वॉरियर्स गुस्से में दहाड़ते हैं कि इस नए लड़के को आपस में मत बांटो, इसकी जान सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं आज खुद इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैदान में खड़े खूंखार योद्धा एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं ताकि वे चेन चंगान पर पहला वार कर सकें और उसका काम तमाम करके कॉपर से सीधे ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर सकें। लेकिन चेन चंगान के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो एकदम शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में उन हजारों खूंखार वॉरियर्स के लिए रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो अपनी स्टिक को जमीन पर टेकते हुए बहुत ही बेपरवाही के साथ उन सब से कहता है कि क्या सिर्फ इतने ही लोग हैं या ब्रॉन्ज मेडल धारकों की हिम्मत यहीं खत्म हो गई? क्या इतने से लोग ब्रॉन्ज मेडल लेकर केवल दर्शकों की भीड़ में बैठकर चिल्लाना ही जानते हैं? वो आगे हंसते हुए कहता है कि अगर मैदान में उतरने वाले योद्धाओं की संख्या लिमिट से ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुका है कि इन सब का कचरा करने के लिए उसकी सिर्फ 1 फिंगर ही काफी है। उसके इस बेमिसाल कॉन्फिडेंस और उकसावे को देखकर अरीना में तहलका मच जाता है। सैकड़ों ब्रॉन्ज मेडल धारक एक साथ उबल पड़ते हैं और पागल कुत्तों की तरह उसकी तरफ झपटते हैं। लेकिन चेन चंगन बिना अपनी जगह से हिले अपनी ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 की पावर का ऐसा भयंकर और खूंखार अटैक दिखाता है कि सिर्फ एक उंगली के हल्के से इशारे से निकली ऑरा की वेव पूरे अरीना में भूचाल ला देती है। पलक झपकते ही रिंग में उतरे सैकड़ों खूंखार योद्धा ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ जाते हैं। किसी का सर फट जाता है तो कोई खून की उल्टी करते हुए रिंग के बाहर जा गिरता है। पूरा रिंग लाशों और लहूलुहान योद्धाओं से पट जाता है। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। जो दर्शक अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 का एक मामूली कल्टीवेटर एक ही झटके में 100 से ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल होल्डर्स का सफाया कैसे कर सकता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि चेन चंगान बिना किसी परेशानी के फर्स्ट फ्लोर का मुकाबला जीतकर सीधे 3rd फ्लोर के सिल्वर बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है। वहां का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कांपते हाथों से उसे एडवांस होने का सर्टिफिकेट यानी प्रूफ थमाता है। वहां मौजूद लोग हैरानी से फुसफुसाने लगते हैं कि क्या ये वही नया लड़का नहीं है जो अभी अभी 2nd फ्लोर से ऊपर आया था? ये इतनी जल्दी प्रमोशन पाने का सर्टिफिकेट लेकर इतनी ऊपर 3rd फ्लोर पर कैसे आ सकता है? लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल पर 100 विन स्ट्रीक हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन इस लड़के ने तो चुटकियों में ये कारनामा कर दिखाया। तभी वहां खड़े कुछ घमंडी सिल्वर रैंक के योद्धा हंसते हुए कहते हैं कि ब्रॉन्ज लेवल के वो कचरा योद्धा कुछ भी नहीं थे, इसलिए इतने में खुश होने की जरूरत नहीं है। 3rd फ्लोर पर आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम यहाँ टिक पाओगे। सिल्वर बैटलफील्ड के रूल्स के मुताबिक प्रमोशन चैलेंज पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले किसी सिल्वर मेडल होल्डर को हराना होगा और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। चेन चंगान बिना कोई वक्त बर्बाद किए शांत आवाज में पूछता है कि क्या सिर्फ एक को हराना ही प्रमोशन माना जाता है? ऑफिसर कहता है कि हाँ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे ब्रॉन्ज मेडल को बदल दूंगा। लेकिन चेन चंगन सीधा मना कर देता है और कहता है कि बार बार रुकने और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन सब मेडल्स को एक साथ ही एक्सचेंज करेंगे। ऑफिसर और आसपास के सिल्वर वॉरियर्स चकरा जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो? चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे एक एक करके लड़ने का नाटक नहीं करना, मुझे पूरे 100 ओपोनेंट्स एक साथ चाहिए। ये सुनते ही सिल्वर अरीना के तमाम खूंखार योद्धा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू सच में पागल हो गया है। तुझे क्या लगता है कि ये अभी भी ब्रॉन्ज लेवल का नाकारा मैदान है जहाँ तू कुछ भी बकवास करेगा? चेन चंगान जवाब देता है कि एक एक करके 100 मैचेस लड़ना बहुत ही झंझट भरा और बोरिंग काम है, इसमें उसका काफी टाइम बर्बाद होगा। वो सामने खड़े सिल्वर रैंक के योद्धाओं की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि वैसे भी तुम लोगों के पास मेरे सामने जीतने का 1% भी चांस नहीं है, लेकिन अगर तुम सब एक साथ मिलकर आओगे तो शायद तुम लोगों को अपनी हार का थोड़ा कम अफसोस होगा। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर वॉरियर्स को लगता है कि ये लड़का सिर्फ उन्हें डराने और शो ऑफ करने के लिए ऐसा नाटक कर रहा है। वे आपस में चर्चा करते हैं कि ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 का ये कल्टीवेटर अपनी किसी सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तरह की पावर का इस्तेमाल वो बार बार और हमेशा के लिए नहीं कर सकता। ये बस चाहता है कि हम डरकर बिना लड़े ही हार मान ले और ये आसानी से एडवांस कर जाए। इसलिए सब तय करते हैं कि वे सब मिलकर एक साथ अरीना में उतरेंगे और देखेंगे कि ये लड़का कब तक अपनी इस नौटंकी को कायम रख सकता है। सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये पागल हो चुका है और आज इसका ये घमंड यहीं टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 सिल्वर मेडल होल्डर्स मैदान में उतरते हैं, चेन चंगन फिर से वही कारनामा दोहराता है। वो बिना अपनी जगह से 1 इंच भी डिगे केवल अपनी सिंगल फिंगर का इस्तेमाल करके एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट पैदा करता है। देखते ही देखते वो 100 के 100 सिल्वर रैंक के योद्धा जमीन पर ढह जाते हैं और तड़पने लगते हैं। पूरा अरीना डर के मारे कांपने लगता है। चेन चंगन अपने हाथों को झटका देता है और बिना पीछे
मुड़े आगे बढ़ जाता है दर्शक, चीखने लगते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस है जो एक ही बार में सबको खत्म कर रहा है। अगर उसने पहले ही ये तरीका नहीं अपनाया होता तो उसका कितना वक्त फालतू के मैचों में बर्बाद हो जाता। सब समझ जाते हैं कि ये बंदा यहाँ नॉर्मल तरीके से मैच खेलने या सिर्फ सिल्वर रैंक हासिल करने नहीं आया है, वो सीधा ऑर्डर ऑफ द पर्पल गोल्ड यानी पर्पल गोल्ड मेडल हासिल करने के मकसद से आया है। ये खबर पूरे सिटी ऑफ नो रिटर्न में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, चेन पिंगएन उर्फ चेन चंगान। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि क्या तुमने सुना है कि चेन पिंगएन नाम के एक बंदे ने गोल्ड रैंक हासिल कर लिया है। दूसरा आदमी हैरानी से पूछता है कि कौन सा चेन पिंगएन, क्या वो जो सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 पर है। लोग कहते हैं कि हाँ, उसने हर लेवल पर 100 प्लेयर्स को एक साथ उतारा और महज एक मूव में पूरे 100 कंसेक्यूटिव विंस हासिल करके सीधे रैंक अप कर लिया। कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि 100 मैचों की स्ट्रीक इतनी जल्दी कैसे बन सकती है। तब वहां मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी चिल्लाकर कहता है कि मैं खुद वहां मौजूद था। उसने 100 अलग अलग मैचेस नहीं लड़े बल्कि 100 खूंखार योद्धाओं को एक साथ बुलाकर एक ही बार में उड़ा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चेन चंगन ने आज ही के दिन प्लैटिनम मेडल तक प्रमोशन पा लिया है। लोग घबराकर पूछते हैं कि उसकी अगली मैच कब आयोजित होने वाली है। तब बैटलफील्ड के बड़े ऑफिसर्स आपस में मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि प्लैटिनम चैलेंज का अरेंजमेंट अलग से करना पड़ता है, इसे नॉर्मल मैचेस की तरह तुरंत नहीं कराया जा सकता। वे सब खौफ में थे कि ये बंदा हर दिन प्लैटिनम लेवल तक बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। प्लैटिनम लेवल से नीचे अब पूरे शहर में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं बचा है जो उसका सामना कर सके या उससे मुकाबला करने की औकात रखता हो। लेकिन ऑफिसर्स इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि चेन चंगन सिर्फ प्लैटिनम मेडल पर रुकने वाला नहीं है। उसकी असली नजर तो जिजिन यानी पर्पल गोल्ड मेडल पर है। शहर के बड़े बड़े पावर लॉर्ड्स और हाई ऑफिशियल्स आपस में मैसेज कंफर्म करते हैं कि ये खबर पूरी तरह सच है कि चेन चंगान ने महज एक ही दिन में ब्रॉन्ज से लेकर प्लैटिनम मेडल तक का सफर तय कर लिया है। उसने हर एक लेवल पर सिर्फ एक मूव का इस्तेमाल करके लगातार 100 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज हासिल की हैं, जबकि उसकी कल्टीवेशन टेस्ट की रिपोर्ट साफ साफ दिखाती है कि वो सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 पर ही है। वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि आज तक सिटी ऑफ नो रिटर्न के इतिहास में कोई भी योद्धा पर्पल गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। शहर के कुछ पुराने और घमंडी प्लैटिनम वॉरियर्स इस बात से बेहद चिढ़ जाते हैं। वे गुस्से में कहते हैं कि एक नया नवेला लड़का हमारे सिर पर चढ़कर कैसे आगे निकल सकता है, उसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वे कहते हैं कि प्लैटिनम लेवल की 100 गेम विनिंग स्ट्रीक हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्लैटिनम लेवल पर ब्रॉन्ज और सिल्वर की तरह फालतू कचरा योद्धा नहीं होते। यहाँ एक से बढ़कर एक खूंखार और खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। एक शक्तिशाली प्लैटिनम वॉरियर मेडल बैटलफील्ड के गार्ड से कहता है कि जाकर मैनेजमेंट से कह दो कि उसकी अगली मैच का ओनर मैं बनूंगा, मैं खुद उसके खिलाफ रिंग में उतरूंगा। लेकिन दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज तक इस पूरे रीजन में कोई भी ऐसा योद्धा पैदा नहीं हुआ जो उस लड़के को एक झटके में हरा सके। जो लोग वहाँ मौजूद थे वे बताते हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, उसने सचमुच 1 मूव 100 विंस हासिल किया है। ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड तीनों फ्लोर पर 100 खूंखार योद्धा एक साथ मैदान में उतरे थे और उसने सिर्फ अपनी एक उंगली उठाई और सब के सब ढेर हो गए। यकीनन वो ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 का ही बंदा है, लेकिन उसकी ताकत किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर वो वाकई पर्पल गोल्ड मेडल तक पहुंचना चाहता है तो उसे ये बात पता होनी चाहिए कि पर्पल गोल्ड मेडल के सामने आते ही उसका सामना सीधे असुरा से होगा, जो कि मौत को गले लगाने जैसा है। तभी कुछ कल्टीवेटर्स आपस में फुसफुसाते हैं कि क्या प्लैटिनम मेडल के रिवॉर्ड्स में पीक नासन सोल रियम के कल्टीवेटर्स के लिए बेहद काम की चीजें शामिल हैं। लोग बात करते हैं कि क्या चेन चंगन ही इस समय हमारी सिटी ऑफ नो रिटर्न का सबसे मशहूर और चर्चा में रहने वाला व्यक्ति बन चुका है। एक दिन में प्लैटिनम मेडल हासिल करने वाला वो पहला योद्धा बन गया है। इसी बीच चेन चंगन अपने साथी के साथ शहर के गलियारों में वापस आ रहा होता है। उसकी साथी उससे कहती है कि वो लोग काफी जल्दी वापस आ गए हैं और ऐसा लगता है कि शहर के तमाम लोग उसके मामलों में जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये बात अब जाकर समझ में आ रही है। तभी वहाँ शहर की एक बहुत ही रहस्यमयी और खूबसूरत महिला प्रकट होती है जो कि प्लेजर हाउस से जुड़ी हुई लगती है। वो चेन चंगान को देखकर कहती है कि क्या आज तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। चेन चंगान बिना किसी खास दिलचस्पी के कहता है कि बात तो की जा सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। वो महिला हल्का सा हंसती है और कहती है कि तुम कितने बोरिंग इंसान हो, हमेशा काम की बात करते हो। चेन चंगन उससे सीधा पूछता है कि मैं आज मेडल बैटलफील्ड में अपनी चैलेंजेस को आगे जारी क्यों नहीं रख पा रहा हूँ, मुझे और मैचेस खेलने से क्यों रोका जा रहा है, क्या मुझे आगे लड़ने की परमिशन नहीं है। वो महिला जवाब देती है कि बेशक अभी नहीं, तुमने जिस तरह से एक ही दिन में तांडव मचाया है उससे तुमने मेडल बैटलफील्ड के सालों पुराने रूल्स को पूरी तरह से बिगाड़
कर रख दिया है प्लैटिनम लेवल के रूल्स ब्रॉन्ज और सिल्वर लेवल की तरह नहीं होते, जहां तुम्हें जब मन करे तब मैदान में घसीट लिया जाए या तुम जब चाहो तब लड़ सको। प्लैटिनम मेडल धारण करने वाले ज्यादातर खूंखार योद्धा हर वक्त बैटलफील्ड पर मौजूद नहीं रहते। उनके लिए बाकायदा नोटिस जारी करने पड़ते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बैटिंग मार्केट यानी सट्टेबाजी का बहुत बड़ा बाजार खोलना पड़ता है। वो महिला उसे समझाती है कि इस वक्त पूरे सिटी ऑफ नो रिटर्न में तुम्हारी जबरदस्त डिमांड है। हर कोई तुम्हारे नाम पर दांव लगाने के लिए मरा जा रहा है। पूरा शहर तुम्हारे अगले मैच पर बैटिंग करने का इंतजार कर रहा है। वे तुम्हें लड़ने से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि मैनेजमेंट वाले तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके अरबों स्पिरिट स्टोन्स छापना चाहते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो खुद ये देखने के लिए बेताब हूँ कि तुम आखिरकार किस जगह जाकर मरते हो। चेन चंगन ठंडे दिमाग से पूछता है कि मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। महिला जवाब देती है कि तुम्हें कम से कम 3 दिनों के बाद अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम मेडल बैटलफील्ड के नियमों से काफी अच्छी तरह वाकिफ लगते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिटी ऑफ नो रिटर्न के सिटी लॉर्ड के साथ कोई न कोई गहरा रिश्ता जरूर है। चेन चंगन समझ जाता है कि ये महिला असल में उसका बैकग्राउंड और उसके इरादों का पता लगाने आई है। वो चिढ़कर कहता है कि तुम बिना बात के मीठी बातें करके मुझसे मेरी जानकारी निकालना चाहती हो, लेकिन तुम जो कुछ भी जानने की कोशिश कर रही हो वो सब बहुत मामूली है। मेरे मास्टर की पावर और रुतबे के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। वो उस महिला को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। महिला मन ही मन सोचती है कि कितना एहसान फरामोश आदमी है, इसे क्या लगता है कि मेरी नजर हमेशा इस पर टिकी रहेगी। वो बड़बड़ाती है कि औरतें वाकई बहुत झंझटी होती हैं, लेकिन चेन चंगन का सच जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो महिला सिटी लॉर्ड की गुप्त जासूसी रिपोर्ट का जायजा लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक चेन चंगन की छानबीन करने पर पता चला था कि इस बंदे की ओरिजिन्स पूरी तरह से अनजान है। किसी को नहीं पता कि वो कहां से आया है। बस इतना मालूम है कि वो हाल ही में इस कैओटिक जोन में प्रकट हुआ है। उसकी असली आइडेंटिटी और उसकी ट्रू स्ट्रेंथ पूरी तरह से अगाध अनफर्डोमेबल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस शहर में किसी खास जानकारी की तलाश कर रहा है और उसका मुख्य मकसद केवल पर्पल गोल्ड मेडल हासिल करना है ताकि वो अपनी चाही गई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। सिटी लॉर्ड के गुप्त निर्देश आते हैं कि चेन चंगान पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाए और उसकी हर एक मूव की रिपोर्ट दी जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेन चंगान और उसके वफादार साथी डा हुआंग को शहर के एक बेहद गंदे, बदबूदार और दरिद्र इलाके की गलियों में घूमते हुए देखते हैं। चेन चंगान आसपास के माहौल को देखकर कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस जगह पर रहने वाले लोग या तो बेहद बेवकूफ हैं या फिर जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहे हैं। डा हुआंग कहता है कि अभी अभी कोई आदमी यहाँ से बहुत तेज कदमों से भाग कर गया है। हम शायद उससे एक कदम पीछे रह गए। चेन चंगन आसपास सूंघते हुए कहता है कि तुम्हें कोई अजीब गंध नहीं आ रही। डा हुआंग चिढ़कर जवाब देता है कि आप मुझे सूंघने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या आप मुझे सचमुच एक डॉग समझते हैं? वैसे भी यहाँ इतनी भयंकर सड़न और बदबू है कि नाक फटने लगती है। आप खुद ही सूंघ कर देख लीजिए। डा हुआंग आगे कहता है कि ऐसे घटिया और बदबूदार इलाके में रहने वाले लोग सिर्फ गरीब नहीं होते, बल्कि वे ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई उन्हें ढूंढ पाए। डा हुआंग चेन चंगान से पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये वही इंसान हो सकता है जिसकी तलाश आप कर रहे हैं? क्या सिटी ऑफ नो रिटर्न का लॉर्ड भी इस मामले से जुड़ा हो सकता है? वो हैरान होकर कहता है कि जो बंदा वहाँ से वापस आया है वो प्लैटिनम मेडल हासिल करने के बाद भी ऐसे फटे हाल गलियों में आवारा कुत्तों की तरह टहलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी अचानक गलियारे के मोड़ पर एक बेहद खूंखार और भारी भरकम साया प्रकट होता है। आसपास के लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और गलियों में भगदड़ मच जाती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि देखो, यान शोंग वापस आ गया है। यान शोंग का वापस आना इस बात का सबूत है कि चेन चंगान के अच्छे दिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। यान शोंग के रास्ते में चेन चंगान खड़ा रहता है। यान शोंग अपनी भारी आवाज में गरजता है कि तुम मेरे रास्ते में रोड़ा बन रहे हो, फौरन हटो। आसपास के लोग चिल्लाकर कहते हैं कि अरे चुप रहो, अपनी जबान बंद रखो। ये बंदा प्लैटिनम मेडल होल्डर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ताकतवर फोर्स माना जाता है। डा हुआंग चेन चंगान के कान में धीरे से बताता है कि ये यान शोंग कौन है। 10 साल पहले ही ये बंदा पीक नासिन सोल रियल्म पर पहुंच चुका था, लेकिन इसने वॉइड रियल्म में कदम रखने के बावजूद आगे कमांड के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इसकी इम्प्रॉपर लीडरशिप की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब अगर ये इतने सालों बाद वापस आया है तो यकीनन इसने अपनी कल्टीवेशन को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर ब्रेक थ्रू करा लिया होगा। डा हुआंग हैरान होकर कहता है कि वॉइड रियल्म में होने के बावजूद ये अभी भी प्लैटिनम लेवल पर ही गिना जाता है। क्या मेडल बैटलफील्ड का ये रूल बेहद खराब नहीं है? लेकिन नियम यही कहता है कि जब तक कोई योद्धा आधिकारिक तौर पर आगे कमांड के लिए एप्लीकेशन जमा नहीं करता, तब तक वो प्लैटिनम रैंक में ही बना रहता है, चाहे उसकी ताकत कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। यान शोंग अपनी भयानक लाल आंखों से चेन चंगन घूरते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने महज एक ही दिन में प्लैटिनम रैंक हासिल कर लिया है। बहुत लंबा अरसा हो गया था जब इस सिटी ऑफ नो रिटर्न में इतनी चहल पहल देखी गई हो। चेन चंगन बिना किसी डर के मुस्कुराता है और यान शोंग की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही ठंडे लहजे में कहता है कि तुम्हें पीक नासिन सोल स्टेज से वॉइड रियल्म तक पहुँचने में पूरे 10 साल का लंबा वक्त लग गया।
तुम्हारी ये रफ्तार देखकर तो लगता है कि तुम भी कोई बहुत बड़े तीरंदाज नहीं हो। तुम्हारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उसका ये जवाब सुनते ही आसपास खड़े योद्धाओं के होश उड़ जाते हैं। वे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि ये लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसकी जबान की अकड़ तो देखो। यान शोंग जैसे खूंखार दरिंदे के सामने ऐसी घमंडी टोन में बात करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। यान शोंग गुस्से से लाल पीला हो जाता है और जोर से हंसते हुए कहता है कि भले ही मैं बहुत महान न हूँ, लेकिन मेरी ताकत इतनी जरूर है कि मैं तेरे जैसे कीड़े को चुटकी में मसल सकूं। तू मुझे संभालने की औकात नहीं रखता। चेन चंगन उसके शरीर से निकलती भयंकर खूनी गंध को महसूस करता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर से आती हुई ये खूनी और कातिलाना बदबू तुम्हारी मैरिनेड में पूरी तरह रच बस चुकी है। तो क्या तुम अभी इसी वक्त मुझसे निपटना चाहते हो? यान शोंग अपनी तलवार पर हाथ रखकर हुंकार भरता है और चिढ़ते हुए कहता है कि मैं आज तेरे मुंह नहीं लगूंगा और तुझ जैसे मच्छर से बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना कि आज से ठीक 3 दिन बाद मेडल बैटलफील्ड के अरीना में मैं तेरा खुद इंतजार करूंगा। आसपास के लोग कांपते हुए कहते हैं कि ब्रदर यान खुद इस मुकाबले में उतरने वाले हैं। तो क्या अब चेन चंगान के जिंदा बचने की 1% भी गुंजाइश बची है? यान शोंग जाते जाते मुड़कर देखता है और कहता है कि मैं 3 दिन बाद तुझे दिखाऊंगा कि जब कोई औकात से ज्यादा घमंडी होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। चेन चंगान मुस्कुराते हुए कहता है कि तब तो तुम्हें उस दिन जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं आए तो मेरी जीत बहुत ही आसान और बेहद बोरिंग हो जाएगी। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मैदान छोड़कर नहीं भागोगे। यान शोंग ताना मारते हुए कहता है कि पहले ये तो देख लें कि क्या तू 3 दिन बाद होने वाले इस पहले गेम को झेलने लायक भी बच पाता है या नहीं। यान शोंग के जाने के बाद डा हुआंग गुस्से में कहता है कि क्या ये बंदा दिमाग से बीमार है? क्या ये यहाँ सिर्फ अपनी शेखी बघाड़ने और स्टाइल मारने आया था? शायद ये दूसरों को ढिंढोरा पीटने गया है कि वो वापस आ गया है। चेन चंगन कहता है कि इस शहर में खून की प्यास और भयंकर ब्लड लस्ट जब किसी के दिमाग में घुस जाती है तो वो इंसान को बहुत आसानी से एक नंबर का बेवकूफ और बेअकल बना देती है। इसके शरीर से निकलने वाली खूनी ऊर्जा बाकी लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा भारी और सड़ी हुई थी। चेन चंगन आगे कहता है कि सिटी ऑफ नो रिटर्न जैसी भयानक जगह पर कोई भी हर किसी की जान नहीं बचा सकता। यहाँ बेवकूफ लोग केवल दूसरों का खाना बनते हैं। तभी अचानक गली के एक कोने से एक बेहद लाचार और फटे हालत में पड़ा हुआ इंसान दिखाई देता है। वो जैसे ही चेन चंगान को देखता है उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। वो पागलों की तरह भागता हुआ आता है और खुशी से चिल्लाने लगता है कि ब्रदर चेन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी भी जिंदा हैं। चेन चंगान और डा हुआंग चौंक जाते हैं। डा हुआंग हैरान होकर कहता है कि ये क्या माजरा है? ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या उन लोगों ने इतनी जल्दी इस बंदे को ढूंढ लिया? वहाँ आसपास खड़े कुछ आवारा गुंडे उस पागल इंसान को सता रहे थे। चेन चंगान को वहाँ देखकर वे गुंडे डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। वे कांपते हुए कहते हैं कि प्लैटिनम मेडल वाले महान सर, हम तो बस इसके साथ छोटा सा मजाक कर रहे थे। चेन चंगान उस बेहाल आदमी की तरफ देखता है और गुंडों से पूछता है कि इसका नाम क्या है? क्या तुम लोग इसे जानते हो? गुंडे डरकर हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हुजूर, हम इसे नहीं जानते। हम तो बस जानते हैं कि ये एक नंबर का बेवकूफ और पागल इंसान है। हमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम तो बस इसके साथ थोड़ा खेल रहे थे। हम अक्सर इसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे दिया करते हैं। कसम से हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे। चेन चंगन उस लाचार आदमी के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। उसका चेहरा, उसकी नाक, उसकी बनावट किसी जाने पहचाने शख्स से हूबहू मिल रही थी। चेन चंगन मन ही मन सोचता है कि इनका चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसकी आंखों में वो बात नहीं है। उस जमाने के नामलेस ब्लेड की आंखों में इस तरह की लाचारी और बेवकूफी भरी चमक कभी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए चेन चंगान को ये बात पूरी तरह साफ करने की सख्त जरूरत थी कि ये इंसान वाकई वही है या कोई और। चेन चंगन आगे बढ़ता है और उस लाचार इंसान के सिर पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? वो पागल इंसान खुशी से उछल पड़ता है और बच्चों की तरह हकलाते हुए कहता है कि अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो क्या मुझे पहनने के लिए नए कपड़े मिलेंगे? क्या मुझे पेट भरकर खाना मिलेगा? क्या मुझे अब यहाँ गलियों में पिटना और प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा? चेन चंगान उन गुंडों की तरफ एक ठंडी नजर डालता है और कहता है कि इसे जो कुछ भी चाहिए सब दे दो और आज के बाद इसे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वो उस आदमी से कहता है कि जब तुम दूसरों को न सताने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। चेन चंगान मन ही मन कहता है कि हम सचमुच इस इंसान के कर्जदार हैं, चाहे ये वही इंसान हो या न हो। फिलहाल के लिए ये बात मायने नहीं रखती। आज के बाद से ये इंसान पूरी तरह से मेरी छत्र छाया और मेरे जुरिस्डिक्शनल एरिया के तहत रहेगा। गुंडे झुककर कहते हैं कि जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सब प्लेजर हाउस के खूबसूरत और सुरक्षित कमरे में पहुंचते हैं। उस पागल इंसान को नहला धुलाकर बिल्कुल नए और शानदार कपड़े पहना दिए गए थे। खाना देखकर वो भूखे शेरों की तरह टूट पड़ता है। डा हुआंग उसे खाते हुए देखकर कहता है कि यंग मास्टर, ये बंदा साफ सुथरा होने और नए कपड़े पहनने के बाद तो उस इंसान से और भी ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन इसके चेहरे के भाव अभी भी सही नहीं लग रहे हैं। चेन चंगान गंभीर होकर कहता है कि मुझे हर हाल में ये जानना है कि क्या ये सचमुच वही इंसान है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसके दिमाग को जगाना होगा, इसे होश में लाना होगा।
चेन चंगन अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करके उस आदमी की जांच करता है। जांच करते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो बताता है कि इसकी आत्मा पूरी तरह से डैमेज्ड यानी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके दिमाग के अंदर सालों पुरानी भयंकर ब्लड लस्ट और खूनी ऊर्जा जमी हुई है। ये ब्लड डीमन एंटर्स थे। ब्रेन की गंभीर हालत से गुजर रहा है। इसके शरीर में कल्टीवेशन का एक भी कतरा बाकी नहीं बचा है। ये पिछले कई सालों से इस खूंखार सिटी ऑफ नो रिटर्न की गलियों में दर दर भटक रहा था और भीख मांगकर अपनी जान बचा रहा था। डाहुआंग हैरान होकर कहता है कि इतने सालों तक इस नरक जैसे शहर में बिना किसी ताकत के जिंदा बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस बेवकूफ की किस्मत सचमुच बहुत तेज थी। चेन चंगन कहता है कि इसके पागलपन और दिमागी हालत खराब होने का कारण ये हो सकता है कि जब ये अपनी माँ के पेट यानी वोम में था तभी इसे कोई बहुत भयंकर चोट लगी हो। इसके अलावा इतने सालों तक इस शहर की जहरीली खूनी हवा और ब्लड इवल एनर्जी के लगातार असर ने इसके दिमाग को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। चेन चंगन फैसला करता है कि मुझे हर हाल में इसे ठीक करना होगा ताकि मैं इसकी असली पहचान कंफर्म कर सकूं। दाहुआंग पूछता है कि यंग मास्टर, अगर इलाज के बाद ये पता चला कि ये वो इंसान नहीं है तब क्या होगा? चेन चंगन कहता है कि भले ही ये वो न हो, फिर भी इसका इलाज करना मेरी पहली जिम्मेदारी है। लेकिन इसके पूरे इलाज के लिए 2 बेहद मुश्किल स्टेप्स की जरूरत है। पहला स्टेप ये है कि हमें इसकी डैमेज सोल को रिपेयर करने वाला कोई दुर्लभ खजाना ढूंढना होगा। दाहुआंग बताता है कि सोल को रिपेयर करने वाली ऐसी नायाब चीजें शायद इस सिटी ऑफ नो रिटर्न के उत्तरी इलाके में स्थित बहुत बड़े ऑक्शन हाउस में मिल सकती हैं। लेकिन चेन चंगन जानता था कि सोल रिपेयर तो सिर्फ पहला कदम था। इसके इलाज का स्टेप 2 बेहद खतरनाक और जानलेवा था। इसके दिमाग से इस ब्लड डीमन की जहरीली ऊर्जा को पूरी तरह से साफ करने के लिए एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत थी जिसका नाम था ग्रीन फीन ग्रास या ग्रीन किलर ग्रास। और ये पौधा केवल और केवल लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक गहराइयों में ही उगता था। दाहुआंग डर कर कांपने लगता है क्योंकि लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट इस पूरे रीजन का सबसे खौफनाक इलाका था जहाँ का यूनिक ब्लड डीमन सीधे आसमान तक फैला हुआ था। वो बेहद खतरनाक जगह थी जहाँ आम लोगों का जाना सीधे मौत को गले लगाने जैसा था। वहाँ जाने वाले 100 लोगों में से शायद ही कोई एक इंसान कभी जिंदा वापस बाहर आ पाता था। लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट का खूनी माहौल और मति भ्रम इस सिटी ऑफ नो रिटर्न के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा भयानक था। वहाँ जाते ही ज्यादातर ताकतवर योद्धा भी ब्लड डीमन के असर से पागल हो जाते थे। यहाँ तक कि ऑर्डिनरी वॉइड रियल्म के कल्टीवेटर्स भी उस जंगल में कदम रखने से थर थर कांपते थे और वहाँ जाने से साफ मना कर देते थे। दाहुआंग चिंतित होकर चेन चंगान से कहता है कि यंग मास्टर, आपकी कल्टीवेशन तो अभी सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 पर ही है। क्या आप सचमुच एक पूरे इडियट की जान बचाने के लिए अपनी इतनी कीमती जान जोखिम में डालने जा रहे हैं? चेन चंगन उस खाते हुए पागल इंसान की तरफ देखता है जो बार बार हंसकर कह रहा था कि मास्टर चेन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जिंदा हैं। चेन चंगन बहुत ही भावुक लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि ये वो कर्ज है जो मुझे हर हाल में चुकाना है। दाहुआंग हैरानी से पूछता है कि आप कहते हैं कि आप पर इसका कर्ज है, आप इसे जानते हैं, लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि आप इसे अभी पहचानते नहीं हैं, तो आखिर आप किसका कर्ज चुका रहे हैं? चेन चंगन उसके सवाल का जवाब दिए बिना हिसाब लगाने लगता है। वो पूछता है कि अगर हम ऑक्शन हाउस से सोल कल्टीवेशन का सामान खरीद लेते हैं तो उसके बाद लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट से ग्रीन फीन ग्रास लाने में कितना वक्त लगेगा? दाहुआंग बताता है कि अगर हम बिना रुके बहुत तेज रफ्तार से जाएं तो पहुंचने और वापस आने में कम से कम 1 दिन का समय लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंगल में घुसने के बाद कोई इंसान कितने समय तक अंदर टिक पाएगा और कब वापस बाहर आ पाएगा? इस बात की गारंटी आज तक पूरे इतिहास में कोई नहीं दे पाया है। दाहुआंग उसे याद दिलाता है कि यंग मास्टर, ये मत भूलिए कि आज से ठीक 3 दिन बाद आपका मेडल बैटलफील्ड में भयंकर मुकाबला तय है। यान सियोंग आपका खून बहाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा है। प्लेजर हाउस की एक वफादार सेविका शियानेर आगे आती है और रोते हुए कहती है कि यंग मास्टर, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन चेन चंगान साफ मना कर देता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहीं शांति से रहो और इस इंसान पर अपनी कड़ी नजर रखो। मैं बहुत जल्द ये दवा लेकर वापस लौटूंगा। शियानेर और दाहुआंग उसकी बात मान लेते हैं। चेन चंगान अकेला ही ऑक्शन हाउस और उसके बाद लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट के उस खूनी सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। दाहुआंग मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी ताकत यंग मास्टर को वो करने से नहीं रोक सकती जो वो एक बार ठान लेते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खौफनाक लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट भी आज चेन चंगान के बुलंद हौसलों को नहीं रोक पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी ऑफ नो रिटर्न के सबसे भव्य और विशाल ऑक्शन हाउस के सामने पहुँचते हैं। चेन चंगन जैसे ही ऑक्शन हाउस के मुख्य दरवाजे में कदम रखता है, वहाँ के गार्ड्स और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे फुसफुसाने लगते हैं कि देखो, ये वही ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 वाला प्लैटिनम मेडल होल्डर चेन चंगान है। तभी अंदर से ऑक्शन हाउस का एक घमंडी ऑफिसर बाहर आता
है जिसे लोग ओल्ड माँ कहकर पुकारते हैं। ओल्ड माँ चेन चंगान को ऊपर से नीचे तक देखता है और ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि तो तुम ही वो चर्चित चेन चंगान हो। चेन चंगान बिना कोई फालतू बात किए सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे इस ऑक्शन हाउस में कोई ऐसा ट्रेजर मौजूद है जो किसी इंसान की डैमेज सोल को पूर्ण रूप से रिपेयर कर सके। ओल्ड माँ एक घमंडी मुस्कान के साथ हुंकार भरता है और कहता है कि लगता है तुम हमारे ऑक्शन हाउस के नियमों से पूरी तरह अनभिज्ञ हो। यहाँ हर एक चीज केवल और केवल ऑक्शन यानी बोली के जरिए ही हासिल की जा सकती है, चाहे तुम्हारे पास प्लैटिनम मेडल ही क्यों न हो। तुम्हें यहाँ प्राइवेट तौर पर या सीधे पैसे देकर कोई भी सामान खरीदने की कोई क्वालिफिकेशन यानी पात्रता नहीं है। चेन चंगान का पारा चढ़ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो अपनी भारी और खौफनाक आवाज में दोहराता है कि मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछा है कि क्या तुम्हारे पास वो चीज मौजूद है या नहीं। क्या तुम्हें इंसानों की सीधी भाषा समझ में नहीं आती। ओल्ड माँ गुस्से में कांपने लगता है और चिल्लाता है कि ये व्यापार करने की जगह है। क्या तुम अपने ग्राहकों से या इस ऑक्शन हाउस के अधिकारियों से बात करने का यही तरीका रखते हो। जो अफवाहें तुम्हारे घमंड के बारे में शहर में उड़ रही थी वो सचमुच बिल्कुल सही थी। चेन चंगान, तुम बहुत ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो। लेकिन ओल्ड माँ खुद को संभालता है और दांत पीसते हुए कहता है कि खुशकिस्मती से हमारे पास इस वक्त 5 स्पिरिट ग्रास, जिसे स्पिरिट कैचिंग ग्रास भी कहा जाता है, का एक बेहद नया पौधा मौजूद है जो सोल को रिपेयर करने के लिए एक चमत्कारिक औषधि मानी जाती है। लेकिन ये पौधा इस वक्त ऑक्शन की मैं स्टेज पर बोली के लिए रखा जा चुका है। तुम इसे खरीद पाते हो या नहीं ये तुम्हारी औकात और क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं खरीदना तो चुपचाप बाहर रास्ता नापो। ओल्ड माँ मन ही मन सोचता है कि अगर 3 दिन बाद होने वाला पर्पल गोल्ड चैलेंज पूरे शहर का सबसे बड़ा मुद्दा न बना होता तो मैं आज ही तुझे ऑक्शन हाउस के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में सबक सिखा देता। अब हम ऑक्शन हॉल के अंदर का नजारा देखते हैं, जहां हजारों अमीर, कल्टीवेटर्स और विभिन्न सेक्ट्स के लोग बैठे हुए थे। स्टेज पर मौजूद ऑक्शनियर चिल्लाकर घोषणा करता है कि देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत है 5 स्पिरिट ग्रास। ये अलौकिक पौधा क्षतिग्रस्त आत्मा को ठीक करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। जिस किसी की सोल डैमेज हो चुकी हो और उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ने से रुक गई हो, उसके लिए ये एक वरदान है। अगर आज आपने इस मौके को गंवा दिया तो न जाने अगले ऐसे पौधे के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी शुरुआती बोली 60,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखी गई है। बोली तुरंत शुरू हो जाती है। एक व्यापारी चिल्लाता है 70,000 स्पिरिट स्टोन्स। तभी दूसरा बड़ा कल्टीवेटर बोलता है 2 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। 2 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बहुत ही बड़ी रकम थी। ऑक्शनियर चिल्लाता है कि 2 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बार, 2 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स 2 बार। क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाना चाहता है। तभी हॉल के पिछले हिस्से से चेन चंगान की शांत आवाज गूंजती है 10,000। ये सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। लोग हंस हंस कर लोटपोट होने लगते हैं कि ये बंदा पूरी तरह से बेवकूफ है क्या। ऑक्शनियर पहले ही 2 बार 2 लाख चिल्ला चुका है और ये पागल 10,000 चिल्ला रहा है। लोग ताना मारने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड के अंडर आने वाले इस महान ऑक्शन हाउस में हंगामा करने की हिम्मत इस लड़के में कहां से आई। क्या ये अब इस सिटी ऑफ नो रिटर्न में अपनी जान नहीं बचाना चाहता। तभी स्टेज पर बैठा ऑक्शनियर चेन चंगान को पहचान लेता है और फुसफुसाता है कि अरे ये तो वही प्लैटिनम मेडल होल्डर चेन चंगान है। लोग कहने लगते हैं कि लगता है हाल ही में मिली शोहरत इसके दिमाग पर चढ़ गई है। ये इस पूरे शहर को अपने बाप की जागीर समझ बैठा है। देखते हैं कि ऑक्शन हाउस वाले इस बदतमीज के साथ कैसा सलूक करते हैं। स्टेज पर मौजूद ऑक्शनियर नम्रता से लेकिन चुटकी लेते हुए कहता है कि सम्माननीय ग्राहक, ये स्पिरिट कैचिंग ग्रास पहले ही 2 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच चुका है। आपका ये 10,000 का ऑफर शायद बहुत कम है। चेन चंगान अपनी जगह से खड़ा होता है और ठंडे लहजे में साफ करता है कि मैंने 10,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स नहीं कहा, मैंने 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कहा है। ये सुनते ही पूरे हॉल के सन्नाटे में मानो बिजली कड़क गई हो। हर किसी के होश उड़ जाते हैं। 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का मतलब सीधे सीधे 10 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होता है। लोग अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं और चीखने लगते हैं कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है। एक मामूली सोल रिपेयरिंग हर्बल ग्रास के लिए कोई 10 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कैसे उड़ा सकता है इस लड़के के पास। आखिर इतने बेशुमार स्पिरिट स्टोन्स आए कहाँ से हैं। ऑक्शनियर कांपती आवाज में पूछता है कि हे महान अतिथि, क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि आप 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बोली लगा रहे हैं। चेन चंगान बिना पलक झपकाए सिर हिलाता है। ऑक्शनियर तुरंत हथौड़ा पटकता है। 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बार, 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स 2 बार और 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स 3 बार। सोल्ड ऑक्शनियर मुस्कुराते हुए कहता है कि चेन गोंगजी, चूंकि आप एक प्लैटिनम मेडल होल्डर हैं, इसलिए हमारे रूल्स के मुताबिक आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। इसलिए आपको 10,000 के बजाय केवल 8,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ही चुकाने होंगे। चेन चंगन बिना किसी हिचकिचाहट के 8,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का बैग निकालकर काउंटर पर फेंक देता है और 5 स्पिरिट ग्रास को अपने पास सुरक्षित रख लेता है।
वहाँ मौजूद लोग हैरान होकर फुसफुसाते हैं कि इस बंदे ने 8000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बिना अपनी पलक झपकाए ऐसे दे दिए जैसे जेब से मूंगफली के दाने निकाल रहा हो। इसके पास सचमुच दौलत का भंडार है, लेकिन इस तरह अपनी शोहरत और दौलत का नंगा नाच दिखाना इस खतरनाक शहर में खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है। लोग ताना मारते हैं कि बस 3 दिन का इंतजार करो, जैसे ही ये पर्पल गोल्ड चैलेंज में फेल होगा या यानशोंग के हाथों मरेगा, इसके सारे स्पिरिट स्टोन्स और ट्रेजर्स छीन लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 5 स्पिरिट ग्रास हासिल करने के बाद चेन चंगन वापस प्लेजर हाउस की तरफ जाने के बजाय सीधे शहर के मुख्य बाहरी दरवाजे आउटर सिटी गेट की तरफ बढ़ने लगता है। आसपास के जासूस और लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। वे बातें करने लगते हैं कि ये प्लेजर हाउस वापस क्यों नहीं जा रहा, ये तो शहर से बाहर जाने वाली दिशा है क्या? ये लड़का पर्पल गोल्ड मेडल का एम तय करने के बाद डर कर शहर छोड़कर भाग रहा है क्या? प्लैटिनम मेडल हासिल करने के बाद इसकी हवा निकल गई अभी तो इसे इस शहर में आए कुछ ही दिन हुए थे। शहर के दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा गार्ड चेन चंगान को रोक लेता है और हैरानी से पूछता है कि क्या तुम वही हाल ही में चर्चित हुए चेन चंगान तो नहीं हो? चेन चंगान जवाब देता है कि हाँ, मैं ही चेन चंगान हूँ। गार्ड पूछता है कि यंग मास्टर चेन, क्या आप बहुत जल्द पर्पल गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला नहीं करने वाले थे? फिर आप इस वक्त शहर छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस दिशा में जा रहे हैं? चेन चंगन बिना रुकी आवाज में जवाब देता है, लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट। गार्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसकी चीख निकल जाती है कि क्या आप लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट जा रहे हैं? ये तो सीधा खुदकुशी करने जैसा है। उस खौफनाक जंगल में बिना किसी बेहद मजबूरी के कोई भी समझदार इंसान अपनी जान गंवाने नहीं जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सब लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट के बेहद भयानक धुंधले और खूनी माहौल में पहुंचते हैं। चारों तरफ लाल रंग की जहरीली धुंध फैली हुई थी। जमीन पर कंकाल और सड़ी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। वातावरण इतना भारी और कातिलाना था कि कोई आम इंसान यहाँ कदम रखते ही पागल हो जाए। चेन चंगन जंगल के अंदर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। वो मन ही मन याद करता है कि प्लेजर हाउस की प्रोप्राइट्रेस मालिकिन ने उसे बताया था कि ग्रीन फीन ग्रास या ग्रीन स्टैग ग्रास का पूरा शरीर बिल्कुल सफेद चमकदार रंग का होता है, जो इस काले लाल जंगल में बहुत ही आसानी से दूर से दिखाई देना चाहिए। चेन चंगन आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ की ब्लड लस्ट बहुत ही भारी है, लेकिन मुझे अभी तक वो सफेद पौधा कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि ये जंगल और यहाँ मौजूद खौफनाक शक्तियाँ नहीं चाहती कि मैं उस दवा को आसानी से ढूंढ सकूं। तभी अचानक घने पेड़ों के पीछे से भयंकर गुर्राहट की आवाज आती है। हवा में खून की बदबू बढ़ जाती है। चेन चंगान चौकन्ना हो जाता है। सामने से दर्जनों ब्लड कॉर्प्सेस यानी खून से सने हुए खूंखार ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके शरीर से वही भयानक ऑरा निकल रही थी जो चेन चंगान ने पहले महसूस की थी। चेन चंगान अपनी तलवार खींचता है और एक ही झटके में हवा को चीरते हुए चिल्लाता है, ब्रेक। उसकी एक ही सॉर्ड वेव से दर्जनों ब्लड कॉर्प्सेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जंगल की गहराई से सैकड़ों और खूंखार ब्लड कॉर्प्सेस बाहर निकलने लगते हैं। चेन चंगान ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि यहाँ सचमुच बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इस जंगल में रोज न जाने कितने लोग मरने आते हैं, लेकिन तुम जैसे कीड़े मेरी दवा की खोज में ज्यादा देर तक रुकावट नहीं बन सकते। तभी अचानक उस घने और खूनी जंगल के बीच एक बहुत ही जादुई और शांत इलाका दिखाई देता है, जहाँ एक बेहद अलौकिक पौधा जगमगा रहा था। वो पौधा कोई और नहीं बल्कि गाइनोस्टेमा पेंटिफिलम ग्रीन फीन ग्रास ही था। लेकिन इससे पहले कि चेन चंगान उस पौधे को छू पाता, हवा में एक जानी पहचानी भयंकर ऑरा गूंजती है। अचानक 2 साएं हवा से प्रकट होते हैं। चेन चंगान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने उसका अपना मास्टर खड़े थे और उनके साथ एक युवा लड़का था। चेन चंगन हैरान होकर चिल्लाता है कि मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसका मास्टर गुस्से में हुंकार भरता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या ये सब तुम्हारी चेन फैमिली के इस तथाकथित होनहार टैलेंटेड लड़के युंगशुन की वजह से नहीं है? ये लड़का अपनी 9 फोल्ड रियम की मामूली कल्टीवेशन के बावजूद अकेले ही इस खौफनाक लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट में घुसने की बेवकूफी कर बैठा। अगर मैं सही वक्त पर यहाँ एक कदम देर से पहुँचता तो ये लड़का आज यहाँ एक सड़ी हुई ब्लड कॉप्स बन चुका होता। चेन चंगन अविश्वास से पूछता है कि युंगशुन आखिर इस जोंगटियान्यू के इलाके में कब पहुंचा? उसका मास्टर बताता है कि इसे कहीं से इमॉर्टल स्पिरिट फ्रूट मिल गया था, जिससे इसकी कल्टीवेशन में जबरदस्त सुधार आया। लेकिन ये उतावला लड़का 4 रीजन मीटिंग का इंतजार नहीं करना चाहता था और अकेले ही निकल पड़ा। 4 डोमेन से सेंट्रल हेवन डोमेन और फिर इस कैओटिक जोन तक पहुंचते पहुंचते इसकी हालत खराब हो गई और ये यहाँ फंस गया। चेन चंगन बहुत गौर से अपने मास्टर के चेहरे और हाव भाव को देखता है। उसकी आंखों में गहरा शक उमड़ने लगता है। उसका मास्टर चिल्लाकर कहता है कि चेन चंगन, क्या तुम अपने सगे मास्टर पर शक कर रहे हो? चेन चंगन शांत आवाज में जवाब देता है कि मैं अपने असली मास्टर पर कभी शक नहीं करता। मास्टर पूछता है कि तो फिर तुम्हें किस बात का शक है? चेन चंगन अपनी तलवार की म्यान को कसकर पकड़ता है और कहता है कि क्योंकि मेरा असली मास्टर ऐसी किसी भी परिस्थिति में इतनी फालतू की सफाई देने की कोशिश कभी नहीं करता। ये सुनते ही सामने खड़ा काल्पनिक मास्टर और वो लड़का जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उनका पूरा शरीर पिघलने लगता है और वो एक भयंकर जादुई भ्रम इल्यूजन स्पिरिट में बदल जाता है। वो इल्यूजन मॉन्स्टर भयानक आवाज में हंसते हुए कहता है कि चेन चंगान, भले ही तुमने मेरी इस इल्यूजन ट्रिक को पकड़ लिया हो,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मेरी बनाई हुई इल्यूजन रियल भ्रम की दुनिया में पूरी तरह से कैद हो चुके हो। मेरी इस इल्यूजन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारी मौत। तुम केवल मरकर ही यहाँ से बाहर जा सकते हो। तुम खुद चलकर मेरी कैद में आए हो, अब तुम्हारी सोल मेरी खुराक बनेगी। चैन चंगन बिना किसी डर के मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी सफाई से इस इल्यूजन में फंसाया, ये सचमुच तारीफ के काबिल है। तुम्हारी सोल पावर यकीनन काफी अच्छी है, लेकिन अफसोस सिर्फ इतने भर से तुम मुझे मारने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते। इतना कहते ही चैन चंगन अपनी ट्रांसेंडेंट रियम लेवल 1 की अलौकिक पावर और अपनी मूक सॉर्ड इंटेंट को इस भयंकर तरीके से अनलीश करता है कि वो पूरा इल्यूजन स्पेस कांच की तरह चटकने लगता है। इल्यूजन मॉन्स्टर डर के मारे थर थर कांपने लगता है और चिल्लाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी सोल इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है? चैन चंगन उसकी गर्दन अपनी उंगलियों से कस लेता है। मॉन्स्टर गिड़गिड़ाने लगता है कि दया करो, मुझे मत मारो। मैं इस जंगल में हजारों सालों से रह रहा हूँ, मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है। मैं इस लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट के हर एक चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ। चैन चंगन ठंडे लहजे में पूछता है कि मुझे तुमसे कोई फालतू मदद नहीं चाहिए, बस इतना बताओ कि असली ग्रीन फील्ड ग्रास कहाँ है? इल्यूजन मॉन्स्टर कांपते हुए बताता है कि मैं आपको अभी इसी वक्त उस असली सफेद पौधे के पास ले चलता हूँ। ये पूरा जंगल, यहाँ की लाल झाड़ियाँ और यहाँ मौजूद सारे ब्लड कॉर्प्सेस मेरे ही इशारों पर नाचते हैं। चैन चंगान पूछता है कि मैं तुम्हारी इस फालतू इल्यूजन में कितने समय तक फंसा? रहा मॉन्स्टर बताता है कि 1 दिन से भी कम समय में आपने मेरी इल्यूजन को तोड़ दिया। इसके बाद वो मॉन्स्टर तुरंत सारे खूंखार ब्लड कॉर्प्सेस और लाल जहरीले पेड़ों को आदेश देता है कि रास्ता छोड़ो, रास्ता साफ करो। चैन चंगन बिना किसी रुकावट के सीधे उस असली अलौकिक ग्रीन फील्ड ग्रास के पास पहुंचता है, उसे उखाड़कर अपने पास सुरक्षित रखता है और उस इल्यूजन मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाकर जंगल के बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है। मॉन्स्टर डर और राहत की सांस लेते हुए पीछे से चिल्लाता है कि आराम से जाइए, दोबारा कभी मत आइएगा, लेकिन मुझे आपकी याद जरूर आएगी। अब सीन वापस सिटी ऑफ नो रिटर्न के सट्टेबाजी बाजार, बेटिंग मार्केट और मेटल बैटलफील्ड के बाहर शिफ्ट होता है। 3 दिन का वक्त पूरा हो चुका था। शहर के हजारों कल्टीवेटर्स और सट्टेबाज चिल्ला चिल्ला कर अपनी बोलियां लगा रहे थे। लोग हंसते हुए कह रहे थे कि चैन चंगान पर हारने का दांव लगाना 100% श्योर विन है। इस बार हम सब माला माल होने वाले हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि जो बंदा 3 दिन पहले डर के मारे लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट की तरफ भाग गया था, क्या वो वापस आने की हिम्मत भी करेगा? वो तो बस हार के डर से भागने का एक बहाना बना रहा था। लेकिन तभी मेटल बैटलफील्ड के विशालकाय दरवाजे भारी गर्जना के साथ खुलते हैं। धूल के गुबार को चीरते हुए हाथ में 5 स्पिरिट ग्रास और ग्रीन फील्ड ग्रास लिए चैन चंगान के कदम सीधे अरीना के अंदर पड़ते हैं। उसकी आंखों में वही कातिलाना चमक और चेहरे पर वही शांत घमंड था। पर्पल गोल्ड चैलेंज का भयंकर खूनी महासंग्राम अब शुरू होने वाला था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सिटी ऑफ नो रिटर्न के अंदर सट्टेबाजी का माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों तरफ लोग जमा होकर सिर्फ एक ही मुद्दे पर बहस कर रहे थे। कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर वो पीछे भी हट जाए, तब भी अगर वो सचमुच लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट में गया है तो अब तक तो उसे मर ही जाना चाहिए था। यान शोंग जैसा खतरनाक इंसान भी लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट में बिना सोचे समझे कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, तो भला चैन चंगन किस खेत की मूली है? लोग ताना मारते हुए कहते हैं कि अगर उसने 1 दिन से कुछ खाया भी नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बस बाहर से दिखावा कर रहा है, अंदर से तो पूरी तरह से खोखला है। तभी खबर आती है कि सिटी लॉर्ड ने खुद मार्केट खोल दिया है, यानी बेटिंग सिस्टम को खुद अपनी देख रेख में आधिकारिक तौर पर चालू कर दिया है। लोग दुकानों और काउंटरों पर भीड़ लगाते हुए कहते हैं कि जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस करो और यहाँ से निकलो। सट्टेबाज चिल्ला रहे थे कि चैन चंगन या तो आज मैदान में आएगा ही नहीं, या फिर अगर आएगा तो सीधा इस डंजन की खूनी जंग में अपनी जान गंवा बैठेगा। वो बंदा सीधे प्लैटिनम लेवल से निकलकर पर्पल गोल्ड लेवल में कदम रखने की कोशिश कर रहा है, जो सीधा सीधा हम सभी योद्धाओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारने जैसा है। तभी वहाँ खड़े कुछ बड़े योद्धा आपस में खुसर पुसर करते हुए कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले से ही लियूयान के साथ पूरी अरेंजमेंट कर ली है। आज के इस पहले गेम में चैन चंगान का सामना सीधे लियूयान से ही होने वाला है। लियूयान का टेम्पर और उसका मिजाज ऐसा खूंखार है कि जब तक वो सामने वाले को पूरी तरह से मजा न चखा ले या उसे कुचल न दे, तब तक वो शांत नहीं बैठता। अगर चैन चंगान आज का ये पहला मुकाबला हार जाता है तो उसका हारना सीधे सीधे मौत के बराबर ही होगा। एक शक्तिशाली योद्धा घमंड में भरकर कहता है कि मैं भी बहुत जल्द अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करने वाला हूँ। चैन चंगन ने जो 1 दिन में प्लैटिनम लेवल हासिल करने का नाटक किया है, आज हम उस पूरे रिकॉर्ड को रीसेट करके 0 पर ला खड़ा करेंगे। लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि वो आज मैदान में आ जाए, क्योंकि किसी का इंतजार करना किसी को भी पसंद नहीं होता, चाहे वो आए या ना आए। लेकिन एक बात तो तय है कि शहर के लोग उसे हमेशा एक डिजर्टर यानी मैदान छोड़कर भागने वाला डरपोक ही मानेंगे।
तभी वहाँ पर लॉर्ड वे खुद प्रकट होते हैं। लॉर्ड वे का आना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वे पिछले कई सालों से इस बैटलफील्ड पर कभी खुद चलकर नहीं आए थे। लोग हैरानी से देखते हैं कि लॉर्ड वे पर्सनली वहाँ आए हैं, लेकिन चेन चंगान का अभी तक कोई अता पता नहीं था उसकी तरफ से। अब तक कोई खबर या मैसेज भी नहीं आया था। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि वो अचानक लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट की तरफ चला गया, जिससे ये पूरा मामला बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है। यानी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर वो वापस लौट कर नहीं आया तो आखिर इस पर्पल गोल्ड चैलेंज का अंत कैसे होगा। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड ने आखिर इस मामूली से मामले को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा किया है। क्या सिटी लॉर्ड को सचमुच चेन चंगन की ताकत पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है? तभी एक बड़ा ऑफिसर अपने नीचे काम करने वाले बंदे को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सिटी लॉर्ड के फैसलों पर सवाल उठाओ। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा जबान चलाने लगे हो। ऑफिसर साफ कर देता है कि आज का ये मुकाबला शुरू करने का कोई निश्चित टाइम तय नहीं किया गया है, हमें बस इंतजार करना होगा। और अगर वो सचमुच आज यहाँ आने की हिम्मत दिखाता है तो पूरे शहर की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगा। उधर दूसरी तरफ सीनियर येलो मेडल यानी अपनी डाहुआंग के पास खबर पहुंचती है। बैटलफील्ड से जुड़े लगभग सभी लोग वहां जमा हो चुके थे। डाहुआंग के पास खड़े होकर लोग घबराते हुए पूछते हैं कि सब लोग तो मेडल बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यंग मास्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आए। डाहुआंग बड़े शांत और बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि इतने पैनिक होने की क्या जरूरत है। लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट कोई आम जगह नहीं है दूसरों के लिए। वो जगह भले ही कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, लेकिन चेन चंगान के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। चेन चंगान भले ही आम दिनों में गैर जिम्मेदार या अनरिलायबल लगता हो, लेकिन उसने आज तक अपना किया हुआ कोई भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। उसकी चेन कभी बीच में नहीं टूटी है। डा हुआंग कहता है कि बिना वजह किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी मत करो। क्या हमें सब कुछ उसके वापस आने के बाद ही पता नहीं चलेगा। इसी बीच शियानिर वहां आकर बताती है कि सोल रिप्लेनिशिंग ग्रास यानी प्राइम रोज तो पहले ही हमारे पास आ चुका है, बस केवल ग्रीन फीन ग्रास की कमी है, इसलिए वो दवा पूरी करने के लिए जरूर वापस आएगा। डिया हुआंग भी यकीन से कहता है कि वो जरूर आएगा, बस शांति से इंतजार करो। लेकिन आसपास खड़े लोग अभी भी बड़बड़ा रहे थे कि यंग मास्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वो 3 दिनों के लिए लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट में चले गए, जहाँ से किसी का जिंदा वापस आना नामुमकिन के बराबर होता है। पूरा शहर इस वक्त इंतजार में बैठा है। सिटी लॉर्ड ने खुद अपनी देख रेख में बेटिंग मार्केट खोल दिया है, जिससे ये पूरा मामला बहुत विशाल रूप ले चुका है। अगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो लॉर्ड वे को भी आज पूरे 1 घंटे तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। लोग गार्ड्स को चेताते हैं कि जिस इंसान का इंतजार खुद सिटी लॉर्ड कर रहे हो, उसे कम से कम तुम लोग तो हरी अप कहने की बेवकूफी मत ही करो। जब तक वो नहीं आता तब तक पूरा मैदान सिर्फ उसका इंतजार करेगा। उधर प्लेजर हाउस के अंदर उस पागल इंसान की हालत देखकर डा हुआंग उसे दुलारते हुए कहता है कि अगर तुम सचमुच वही इंसान निकले और जब तुम होश में आकर खुद को इस हाल में देखोगे तो मुझे डर है कि तुम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। वो पागल इंसान बच्चों की तरह हकलाते हुए कहता है कि वो अब और सहन नहीं कर सकता, वो अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता। डा हुआंग उसे डांटते हुए कहता है कि इस तरह की बातें बोलना बंद करो और चुपचाप बैठो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और यंग मास्टर यानी चेन चंगन के साथ प्लेजर हाउस की बॉस लेडी वहां दाखिल होती हैं। चेन चंगन के हाथ में वही दुर्लभ और जादुई ग्रीन फीन ग्रास मौजूद था। डा हुआंग और शियानिर खुशी से उछल पड़ते हैं कि यंग मास्टर वापस आ गए हैं, वे सचमुच वापस लौट आए हैं। चेन चंगन बिना एक पल गंवाए वो दोनों कीमती औषधियां यानी सोल रिप्लेनिशिंग ग्रास और ग्रीन फीन ग्रास आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके सबसे पहले इस लड़के का इलाज करो और इसके दिमाग को पूरी तरह ठीक करो। शियानिर और डा हुआंग हैरान होकर देखते हैं कि चेन चंगान ने लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट के उस नरक से इतनी जल्दी ग्रीन फीन ग्रास हासिल कर लिया। डा हुआंग मन ही मन सोचता है कि यंग मास्टर का काम करने का तरीका आज भी बिल्कुल वैसा ही है, वो कभी नहीं बदलते। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये बेहाल पागल इंसान कौन है जिसकी खातिर चेन चंगान ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाइफ एंड डेथ फॉरेस्ट की गहराइयों में कदम रखा। शियानिर तुरंत उन औषधियों को मिलाती है। चेन चंगन निर्देश देता है कि सोल रिप्लेनिशिंग ग्रास आत्मा के जख्मों को भरेगी और ग्रीन फीन ग्रास इसके दिमाग और खून में जमी हुई ब्लड इवल एनर्जी को पूरी तरह से क्लेंस कर देगी। इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते ही इस इंसान का पुराना सारा जहर बाहर निकल जाएगा। डा हुआंग कहता है कि हम किसी आम इंसान का इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आम है या खास ये तो इसके पूरी तरह होश में आने के बाद ही पता चलेगा। चेन चंगन उस इंसान को सीधा बैठाता है और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। कमरे के अंदर एक अलौकिक रोशनी जगमगाने लगती है। डा हुआंग फौरन दरवाजे पर जाकर पहरा देने लगता है और सबको सख्त हिदायत देता है कि कोई भी अंदर आने की कोशिश न करे। उपचार शुरू होते ही शियानिर चिंता जताते हुए डा हुआंग से कहती है कि औषधियां तो आ चुकी हैं, लेकिन चेन चंगन को तो अब तक मेडल बैटलफील्ड पर पहुंच जाना चाहिए था।
क्या सीनियर बिग येलो आप जाकर वहाँ का नजारा नहीं देखना चाहेंगे? डिया हुआंग बड़े आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहता है कि यंग मास्टर तो यहाँ से कभी के निकल भी चुके हैं और मुझे वहाँ जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसे चेन चंगान पर इतना गहरा भरोसा है, तो डिया हुआंग जवाब देता है कि उस मैदान में ऐसा क्या खास होने वाला है। वैसे भी मुकाबले के फैसले में 1% का भी सस्पेंस नहीं रहने वाला है, फैसला पूरी तरह से तय है। सारा सस्पेंस तो केवल इस तरफ है कि क्या ये इंसान ठीक होकर अपनी याददाश्त वापस पा सकेगा। ये कहकर डिया हुआंग दरवाजा बंद कर लेता है। बॉस लेडी मन ही मन सोचती है कि चेन चंगान 3 दिनों तक बिना किसी आहट के गायब रहा और वापस लौटते ही उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। ना ही वो सीधे मैदान में गया, बल्कि सबसे पहले इस अनजान इंसान की जान बचाने में जुट गया। उस इंसान के सिर पर चढ़ा कर्ज चुकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। चेन चंगान के अंदर आखिर और कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो दुनिया से ढके हुए हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मेडल बैटलफील्ड के बाहर लोगों के बीच अचानक बहुत बड़ा शोर मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि चेन चंगान वापस आ गया है। वो सचमुच उस मौत के जंगल से जिंदा वापस लौट आया है। जो लोग ये मानकर बैठे थे कि वो डर के मारे शहर छोड़कर भाग गया है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि जब वो एक बार शहर से सुरक्षित बाहर निकल ही गया था, तो फिर वापस इस नरक में मरने के लिए क्यों आया। अगर कोई इंसान अपनी मौत खुद ही चुनना चाहता हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए चिल्लाते हैं कि जल्दी करो और मेडल बैटलफील्ड की तरफ भागो। चेन चंगान वापस आ चुका है, लेकिन तभी लोग देखते हैं कि चेन चंगान मैदान के मुख्य रिंग की तरफ जाने के बजाय सीधे सट्टेबाजी के काउंटर यानी कार्ड टेबल की तरफ बढ़ रहा है। लोग हैरान होकर देखते हैं कि वो रिंग में उतरने से पहले बैटिंग टेबल पर क्या करने जा रहा है। चेन चंगान बड़े ही शांत और रिलैक्स अंदाज में काउंटर के पास पहुंचता है, अपने स्नैक्स टेबल पर रखता है और पीछे खड़े लोगों को बेपरवाही से हटने का इशारा करता है। वो काउंटर पर बैठे मैनेजर से पूछता है कि क्या अभी भी बोली यानी बेट लगाई जा सकती है। मैनेजर उसे नियम बताता है, जिस पर चेन चंगान सट्टेबाजी के बोर्ड पर देखता है कि उसके पर्पल गोल्ड मेडल में एडवांस होने की ऑड्स 1 to 10,000 रखी गई हैं। यानी अगर कोई उस पर दांव लगाता है और वो जीत जाता है तो उसे अपनी लगाई गई रकम का 10,000 गुना वापस मिलेगा। आसपास खड़े सट्टेबाज हंसते हुए कहते हैं कि जो भी उस बोर्ड पर अपनी रकम लगाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। चेन चंगान को पर्पल गोल्ड मेडल हासिल करते देखने से बेहतर है कि इंसान अफवाहों पर यकीन करके शाकाहारी बन जाए। तभी चेन चंगान बिना झिझक के अपनी बैग से सीधे 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालकर काउंटर पर रख देता है। 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की विशाल रकम देखकर सट्टेबाजी काउंटर के मैनेजर और आसपास मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं कि 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दांव अगर ये बंदा सचमुच जीत गया तो ऑड्स के हिसाब से सिटी ऑफ नो रिटर्न के बेटिंग बोर्ड को पूरे 100 मिलियन 10 करोड़ टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करना पड़ेगा। मैनेजर कांपते हाथों से बैग को थामता है और पूछता है कि क्या आप सचमुच श्योर हैं कि आप चेन चंगान के पर्पल गोल्ड मेडल में एडवांस होने पर ये दांव लगा रहे हैं। चेन चंगान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मुझे अपनी जीत पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे खुद पर है। तभी काउंटर का मैनेजर उस पर गौर करता है और अचानक चिल्ला उठता है कि तुम ही तो प्लैटिनम मेडल होल्डर चेन चंगान हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये अपनी ही जीत पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है। काउंटर का बड़ा अधिकारी उस दांव को स्वीकार करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये ऑर्डर स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रीमियम स्नैक्स तैयार हैं, लेकिन याद रखना कि मुकाबले के बाद मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। चेन चंगान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं मैच खत्म होने के बाद अपना 100 मिलियन का कर्ज वसूलने जरूर आऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चेन चंगान आखिरकार मेडल बैटलफील्ड के विशाल अरीना के अंदर कदम रखता है। दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों लोग उसे देखते ही शोर मचाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि देखो, आखिरकार चेन चंगान आ ही गया। ये कितना कम उम्र का लड़का है। क्या यही वो बंदा है जो पर्पल गोल्ड मेडल हासिल करने का सपना देख रहा है। अरीना में खड़े कुछ घमंडी प्लैटिनम लेवल के योद्धा उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या हमें इस जैसे मामूली लड़के से निपटने के लिए यहाँ बुलाया गया है। एक योद्धा हंसते हुए कहता है कि मैं पहले जाकर इसके साथ थोड़ा खेलता हूँ, लेकिन इसे एक ही बार में मत मारना। इसके साथ धीरे धीरे खेलने में ज्यादा मजा आएगा। लॉर्ड वे मंच से घोषणा करते हैं कि समय काफी बीत चुका है, इसलिए आज का पहला मुकाबला बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। पर्पल गोल्ड चैलेंज का पहला मैच लियू यान के खिलाफ तय होता है। लियू यान नासेंट सोल रियम के लेवल 7 का एक बहुत ही खूंखार और बेरहम योद्धा माना जाता है। उसके नाम पर लगातार 10 विन्स की शानदार स्ट्रीक दर्ज थी। दर्शक आपस में बातें करते हैं कि लियू यान के सामने आने के बाद देखते हैं कि क्या चेन चंगान अपनी पहली ही जंग में जिंदा बच पाता है या नहीं। लियू यान मैदान में उतरते ही घमंड से हुंकार भरता है और कहता है कि तुमने ब्रॉन्ज और सिल्वर लेवल पर बहुत बड़ा तहलका मचाया है, तुम सचमुच काबिल हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी जिंदगी का सफर आज यहीं पर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।
लियू यान बिना कोई वक्त गंवाए अपनी सबसे घातक टेक्निक यानी सिक्स्थ मास्टर स्नो लेपर्ड ऑरा का इस्तेमाल करता है। मैदान में एक भयानक बर्फीले और खूनी तेंदुए का साया प्रकट होता है। लियू यान का इरादा साफ था कि वो अपने पहले ही मूव से चेन चंगन को पूरी तरह अपाहिज बना देगा। वो दहाड़ते हुए चेन चंगन पर एक के बाद एक भयंकर वार करता है। पूरा मैदान धमाकों की आवाज से गूंज उठता है। धुंध छटने के बाद लोग देखते हैं कि चेन चंगान अपनी जगह पर बिना 1 इंच डिगे बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। लियू यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अविश्वास से चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है। मैंने इस पर इतने सारे डायरेक्ट हिट्स किए हैं, फिर भी इसे एक जरा सा जख्म तक क्यों नहीं लगा। ये लड़का तो अभी सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियल्म पर है। यहाँ तक कि वॉइड रियल्म के बड़े बड़े कल्टीवेटर्स भी मेरे इस अटैक को अपने नंगे शरीर पर झेलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसका शरीर आखिर किस चीज से बना है। लियू यान का ये भयानक अटैक देखकर मैदान में बैठे लोगों को समझ आता है कि चेन चंगान ने सट्टेबाजी के बोर्ड पर अपनी जीत पर 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दांव लगाने की हिम्मत क्यों की थी। चेन चंगान लियू यान को बड़े ठंडे लहजे में देखता है और कहता है कि जब तुम्हारी भावनाएं और इमोशंस कंट्रोल में न हो तो तुम्हारी अपनी ब्लड इवल एनर्जी तुम पर ही बैकफायर करने लगती है। तुम्हारी इस टेक्निक में बहुत बड़ा फ्लॉ यानी कमी है और तुम मुझसे लड़ने के बजाय सिर्फ अफवाहों के आधार पर मेरी ताकत को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। चेन चंगान अपनी म्यान से तलवार निकाले बिना केवल अपनी एक उंगली के हल्के से इशारे से एक ऐसी भयंकर एनर्जी वेव छोड़ता है जो सीधे लियू यान के सीने को चीरती हुई निकल जाती है। लियू यान खून की उल्टी करते हुए हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। चेन चंगान ने पर्पल गोल्ड चैलेंज का पहला मुकाबला बेहद आसानी से जीत लिया था। पूरे अरीना में सन्नाटा छा जाता है। दर्शक हैरान होकर बड़बड़ाते हैं कि लियू यान जैसा खतरनाक योद्धा जिसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ब्लड एक्सप्लोजन तक का इस्तेमाल किया, वो भी चेन चंगान का एक बाल भी बाका नहीं कर सका। चेन चंगान शुरू से लेकर अंत तक बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से अनहार्म्ड रहा। चेन चंगान अपनी स्टिक को जमीन पर टेकता है और चारों तरफ देखते हुए चिल्लाता है कि अगला योद्धा कौन है। क्या यहाँ कोई ऑनलाइन नहीं है? अभी तो तुम सब दांव लगा रहे थे कि मैं पहले ही राउंड में मारा जाऊंगा, तो अब मैदान में उतरने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? क्या सिटी ऑफ नो रिटर्न के प्लैटिनम मेडल होल्डर्स में से किसी के पास इतना गुर्दा नहीं बचा जो मैदान में आकर अपना मेडल दान कर सके? तुम लोगों के पास बस इतनी ही हिम्मत है। उसकी ये चुपती हुई बात सुनकर प्लैटिनम रैंक के योद्धाओं में खलबली मच जाती है। एक शक्तिशाली प्लैटिनम वॉरियर चिल्लाता है कि बहुत हुआ, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। इसके बाद के मुकाबले इतनी तेजी से बदलते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 80 में से 20 खेल बाकी रह जाते हैं और अरीना के अंदर से लगातार योद्धाओं के गिरने की आवाजें आ रही थीं। मैदान के बाहर खड़े सट्टेबाज और जासूस बदहवास होकर पूछते हैं कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। अंदर से कोई खबर बाहर क्यों नहीं आ रही? चेन चंगन ने अब तक कितने मैचेस जीते हैं और कितने हारे हैं? कोई तो हमें अपडेट दो। तभी एक दर्शक बदहवास हालत में बाहर भागता हुआ आता है। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। वो कांपते हुए चिल्लाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। सट्टेबाज पूछते हैं कि क्या चेन चंगन हार गया? वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि नहीं, चेन चंगन कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। वो लगातार 80 मैचेस जीत चुका है। उसकी 80 गेम विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है। 80 गेम विनिंग स्ट्रीक की खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्लैटिनम लेवल के खूंखार योद्धा चेन चंगन के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहे हैं। प्लैटिनम लेवल के बड़े बड़े पावर हाउसेस में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि कई योद्धा तो उसकी खौफनाक ऑरा को देखकर मैदान में उतरने से ही साफ मना कर रहे थे। लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि यान श्योंग ने अभी तक अपना कदम मैदान में नहीं रखा था। लोग उम्मीद जताते हैं कि यान श्योंग खुद वॉइड रियल्म का कल्टीवेटर है। जब तक यान श्योंग रिंग में नहीं उतरता तब तक चेन चंगान को विजेता नहीं माना जा सकता। यान श्योंग जरूर इस राक्षस को रोकेगा। ये खबर प्लेजर हाउस में बॉस लेडी तक भी पहुंचती है कि चेन चंगन ने बहुत ही कम समय में लगातार 80 मैचेस अपने नाम कर लिए हैं। बॉस लेडी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो चेन चंगान है। उसकी अजय ताकत और इनविंसिबल पोस्चर को देखकर अब मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हो रहा कि उसने सट्टेबाजी के काउंटर पर खुद पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया था। अब केवल यान श्योंग ही ऐसा इंसान बचा है जो उसके रास्ते का पत्थर बन सकता है। मैदान के अंदर चेन चंगन बिना रुके एक के बाद एक योद्धाओं को धूल चटाते हुए अपने 99वें मैच पर पहुंच जाता है। पूरे अरीना में गूंज उठती है कि चेन चंगन ने लगातार 99 मैचेस जीत लिए हैं। सिटी ऑफ नो रिटर्न के पूरे इतिहास में आज तक कोई भी योद्धा इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था। केवल एक मैच और वो प्लैटिनम अरीना का इकलौता लेजेंड बन जाएगा। दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि यान श्योंग अब पूरी प्लैटिनम रैंक की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। तुम वॉइड रियल्म के कल्टीवेटर हो। मैदान में उतरो और इस लड़के का घमंड चूर चूर कर दो। तभी मैदान में भारी कदमों की आहट होती है और यान श्योंग अपनी भारी भरकम काया और खूनी तलवार के साथ रिंग में कदम रखता है। आखिरकार एक सौथ मैच शुरू हो चुका था। यान श्योंग अपनी खौफनाक आवाज में गरजता है कि चेन चंगान, मैंने सचमुच ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम 99 गेम विनिंग स्ट्रीक तक पहुंच जाओगे। अगर मैं चाहता तो मैं भी ये हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे अब ऐसी खोखली शोहरत की कोई भूख नहीं रही। इसीलिए तुम इस
मुकाम तक पहुंच पाए चेन चंगन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें सिर्फ इसलिए बना रहे हो ताकि दूसरों को ये दिखा सको कि तुम मुझसे कम नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम आज हार भी गए तो लोग यही कहेंगे कि आज तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। यान शोंग चिढ़कर कहता है कि चेन चंगान, मैं मानता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम्हारा फिजिकल बॉडी और कॉम्बैट पावर सचमुच बेमिसाल है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम अभी भी सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियल्म पर ही अटके हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कि वॉइड रियल्म की असली ताकत क्या होती है? तुम्हें उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। चेन चंगान ठंडी सांस लेते हुए बीच में ही टोकता है और कहता है कि तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? क्या तुम सचमुच मुझसे डर रहे हो? अज्ञानता ही इंसान को निडर बनाती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप लो, प्रोफाइल रहना सीखो। अगर तुम्हारे पास वाकई कोई असली काबिलियत है तो फालतू की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, सीधे वार करो। यान शोंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मेरी सबसे खौफनाक टेक्निक स्नो लेपर्ड का मजा चख। यान शोंग अपनी पूरी ताकत के साथ स्नो लेपर्ड ऑरा को रिलीज करता है और चेन चंगान को चीरने के लिए आगे बढ़ता है। दर्शक चीखते हैं कि यान शोंग अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अगर उसने चेन चंगान को अपने शिकंजे में ले लिया तो चेन चंगान का बचना नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले कि यान शोंग अपनी टेक्निक को पूरा चार्ज कर पाता, चेन चंगान की परछाई हवा में गायब हो जाती है। अगले ही पल एक जबरदस्त कड़कड़ाहट की आवाज होती है। चेन चंगन यान शोंग की पीठ के पीछे प्रकट होता है और केवल 1 सेकंड के अंदर अपनी मूक स्वॉर्ड इंटेंट से ऐसा घातक प्रहार करता है कि यान शोंग का स्नो लेपर्ड ऑरा ताश के महल की तरह बिखर जाता है। यान शोंग खून का फव्वारा छोड़ते हुए जमीन पर आ गिरता है। पूरा अरीना सन्नाटे में डूब जाता है। किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। यान शोंग जैसा वॉइड रियल्म का भयंकर मॉन्स्टर सिर्फ 1 सेकंड में ढेर हो गया। चेन चंगान यान शोंग की तरफ देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि अपनी अगली जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जिस मूव को चार्ज करने में समय लगता हो, उसका इस्तेमाल करते वक्त कोई भी सामने वाला बेवकूफ बनकर तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। इस तरह चेन चंगन ने अपने एक 100th मैच में यान शोंग को पलक झपकते ही हराकर 100 गेम विनिंग स्ट्रीक पूरी कर ली थी। केवल 5 से 6 दिनों के अंदर ब्रॉन्ज से प्लैटिनम टॉप तक पहुंचने का ये एक ऐसा कीर्तिमान था जिसे तोड़ना तो दूर कोई सोच भी नहीं सकता था। लॉर्ड वे मंच पर खड़े होकर आधिकारिक घोषणा करते हैं कि बधाई हो चेन चंगान, तुम्हें 100 गेम विनिंग स्ट्रीक हासिल करने पर प्लैटिनम मेडल दिया जाता है। तुम्हारी प्रतिभा और ताकत पूरे ताइशुआन रियल्म को हैरान करने के लिए काफी है। ट्रांसेंडेंट रियल्म में रहते हुए सीधे वॉइड रियल्म के योद्धा को एक झटके में ढेर कर देना, ऐसी ताकत तो शायद टॉप 5 मास्टर्स की लिस्ट में भी देखने को न मिले। लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्या चेन चंगान का नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आज के बाद कौन उसकी ताकत को भूलने की गुस्ताखी कर सकता है। चेन चंगन अपने हाथ में चमचमाता प्लैटिनम मेडल लेता है और लॉर्ड वे से सीधा सवाल करता है कि क्या मैं अब सीधे पर्पल गोल्ड मेडल के लिए एडवांस कर सकता हूँ। लॉर्ड वे समझाते हैं कि पर्पल गोल्ड मेडल के लिए एडवांस होने का नियम थोड़ा अलग है। इसके लिए तुम्हें या तो 10 बेहद खूंखार मास्टर्स का एक साथ सामना करना होगा या फिर अरीना में लगातार 1 घंटे तक टिके रहना होगा। सिटी ऑफ नो रिटर्न के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई योद्धा इतनी जल्दी पर्पल गोल्ड लेवल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। इसलिए फाइनल पर्पल गोल्ड चैलेंज आयोजित करने से पहले मुझे सिटी लॉर्ड से आधिकारिक परमिशन लेनी होगी। चेन चंगन सिर हिलाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं खबर का इंतजार करूंगा। फिर चेन चंगन मुस्कुराते हुए लॉर्ड वे से कहता है कि एक और बात है, मैच में उतरने से पहले मैंने आपके सट्टेबाजी के काउंटर पर एक छोटा सा दांव लगाया था। लॉर्ड वे हंसते हुए कहते हैं कि अरे ये तो बहुत मामूली बात है, हमारी सेटलमेंट प्रक्रिया तुरंत पूरी कर दी जाएगी। लॉर्ड वे पूछते हैं कि तुमने निश्चित रूप से अपनी 100 गेम विनिंग स्ट्रीक पर ही दांव लगाया होगा। चेन चंगन मुस्कुराता है और कहता है कि नहीं, मैंने अपनी 100 गेम विनिंग स्ट्रीक पर नहीं बल्कि सीधे अपने पर्पल गोल्ड मेडल में सक्सेसफुली एडवांस होने पर दांव लगाया है। मैंने 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जमा किए थे और उसकी ऑड्स 1 to 10,000 थी। 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 1 to 10,000 की ऑड्स सुनते ही लॉर्ड वे की हंसी उनके गले में ही अटक जाती है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गणना के हिसाब से ये रकम सीधे पूरे 100 मिलियन 10 करोड़ टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बनती थी। लॉर्ड वे कांपती आवाज में पूछते हैं कि क्या कहा? पूरे 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स? क्या तुम होश में हो? चेन चंगान बड़े प्यार से पूछता है कि आप अपनी कही बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? आपने ही कहा था कि बेटिंग काउंटर कभी अपने कर्ज से पीछे नहीं हटता। लॉर्ड वे मन ही मन कांप उठते हैं कि 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तो पूरे शहर की तिजोरी खाली कर देंगे। अगर सिटी लॉर्ड को ये बात पता चली तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। लॉर्ड वे खुद को संभालते हुए बहुत ही चतुराई से रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी 100 गेम विनिंग स्ट्रीक तो पूरी कर ली है, लेकिन तुम अभी तक आधिकारिक तौर पर पर्पल गोल्ड मेडल होल्डर नहीं बने हो क्योंकि तुमने अभी तक फाइनल पर्पल गोल्ड चैलेंज को पास नहीं किया है। इसलिए ये बैट अभी पूरी तरह से जीती हुई नहीं मानी जा सकती जब तुम सचमुच पर्पल गोल्ड चैलेंज को पार करके प्रमोशन हासिल कर लोगे। तब सिटी लॉर्ड्स मैंशन तुम्हें इस पूरी रकम का पाई पाई भुगतान कर देगा। चेन चंगान मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कुछ दिन और इंतजार कर सकता हूँ। मुझे पता है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन 100 मिलियन की रकम चुकाने से पीछे नहीं हटेगा।
दर्शक आपस में बातें करते हैं कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन इस 100 मिलियन के कर्ज से बचने के लिए क्या करेगा। लोगों को समझ आ जाता है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कि वे फाइनल पर्पल गोल्ड चैलेंज में ऐसे खतरनाक योद्धाओं को उतारें जो चेन चंगान को मार गिराएं या उसे हारने पर मजबूर कर दें। ये मुकाबला अब सिर्फ एक चैलेंज नहीं रह गया था, बल्कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन की अपनी साख और 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बचाने की जंग बन चुका था। इसके बाद चेन चंगन अरीना से बाहर निकलता है। बाहर खड़े हजारों लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। वो भीड़ से बचते हुए तेजी से निकल जाता है। प्लेजर हाउस के पास पहुंचाने पर बॉस लेडी उसका स्वागत करती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बधाई हो चेन चंगान, तुम सचमुच इस शहर के अजय लेजेंड बन चुके हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त डा हुआंग अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चेन चंगान तेजी से अंदर अपने कमरे में जाता है जहां वो पागल इंसान बिस्तर पर सोया हुआ था। चेन चंगान पूछता है कि इसकी क्या हालत है। डा हुआंग बताता है कि यंग मास्टर औषधियों के असर से इसके दिमाग में जमी हुई ब्लड इवल एनर्जी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और इसकी डैमेज सोल भी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी है, लेकिन अत्यधिक थकान के कारण इसे कम से कम 2 दिनों तक लगातार सोना पड़ेगा। डा हुआंग गंभीर होकर पूछता है कि क्या ये ठीक होने के बाद अपनी पुरानी याददाश्त वापस पा सकेगा। इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। चेन चंगन बहुत ही भावुक होकर उस सोया हुआ इंसान के चेहरे को देखता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कितना याद रहता है और कितना नहीं। मैं तो बस ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या ये वही नेमलेस ब्लेड अनाम तलवार है। अगर ये सचमुच वही नेमलेस ब्लेड निकला तो इसने अतीत में जो कुछ भी खोया है, मैं वो सब कुछ इसे वापस दिलाऊंगा। बॉस लेडी चेन चंगान से पूछती है कि तुम फेंगशन डायनेस्टी की तरफ कब जाने का इरादा रखते हो। चेन चंगान जवाब देता है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, जब सही समय आएगा तो मैं खुद वहां जाऊंगा। तभी वो सोया हुआ इंसान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखों का वो पागलपन और लाचारी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। वो चेन चंगान को देखता है और धीमी आवाज में पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। क्या तुम शराब पीते हो? चेन चंगन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं शराब पीता हूँ। वो इंसान कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ पूरे 300 कप शराब पीना चाहता हूँ। चेन चंगान की आंखें नम हो जाती हैं। वो मन ही मन समझ जाता है कि उसकी पहचान बिल्कुल सही थी। वो इंसान सचमुच वही नामलेस ब्लेड था। चेन चंगान शियानेर को आवाज देकर बेहतरीन शराब और खाना लाने को कहता है। डा हुआंग मुस्कुराते हुए कहता है कि बिना किसी कल्टीवेशन के इतने सालों बाद होश में आते ही सीधे 300 कप शराब पीने की बात करना, यकीनन ये वही इंसान है। चेन चंगान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद है। वो इंसान सिर हिलाते हुए कहता है कि मुझे अपनी पुरानी याददाश्त में से कोई नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक शब्द बार बार गूंजता है और वो शब्द है नाइफ, यानी तलवार। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। आज से दुनिया तुम्हें नामलेस ब्लेड अनाम शमशीर के नाम से जानेगी। वो इंसान मुस्कुराकर इस नाम को स्वीकार करता है। चेन चंगान डा हुआंग से कहता है कि अतीत की बातें अतीत में ही रहने दो, इसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुद करने दो। अगर ये खुद अपनी पुरानी यादें ढूंढना चाहेगा तो वो इसका अपना फैसला होगा। तभी कमरे में प्लेजर हाउस की बॉस लेडी प्रवेश करती हैं। चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि बॉस लेडी, आप खुद यहाँ आई हैं, क्या कोई नई खबर है? बॉस लेडी बताती हैं कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तरफ से आधिकारिक संदेश आ चुका है। तुम्हारा फाइनल पर्पल गोल्ड एडवांसमेंट बैटल आज से ठीक 3 दिनों बाद शहर के बाहर आउटसाइड द सिटी विशाल मैदान में आयोजित किया जाएगा। चेन चंगान पूछता है कि मैदान के अंदर का अरीना क्या कम पड़ गया था जो मुकाबला शहर के बाहर रखा गया है? बॉस लेडी गंभीरता से बताती है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन नहीं चाहता कि इस खूनी महासंग्राम की तबाही से शहर के बेगुनाह लोग मारे जाएं। इस बार सिटी लॉर्ड शूरा ने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया है वो मामूली नहीं है। बॉस लेडी खुलासा करती है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने तुम्हारे खिलाफ पूरे 10 खूंखार कमांडर्स की टीम उतारी है। इनमें से एक कमांडर सीधे वॉइड रियम लेवल 7 पर है और बाकी के 9 कमांडर्स वॉइड रियम लेवल 5 के महारथी हैं। सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने अपने पूरे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत मैदान में झोंक दी है। डा हुआंग ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है कि 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के लालच में सिटी लॉर्ड्स मैंशन इतना बेशर्म हो गया कि उसने वॉइड रियम के 10-10 शक्तिशाली कमांडर्स को एक साथ मैदान में उतार दिया। लेकिन चेन चंगान के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं आता। वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि सिटी लॉर्ड शूरा ने सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा और शानदार इंतजार तैयार किया है। वॉइड रियम लेवल 7 का एक कमांडर और लेवल 5 के 9 कमांडर, जब ये सब एक साथ मैदान में आएंगे तभी तो असली खेल का मजा आएगा। 3 दिन बाद शहर के बाहर की वो जमीन इन 10 कमांडर्स के खून से लाल होने वाली है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सिटी ऑफ नो रिटर्न के बाहर विशाल मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था, जहां पर्पल गोल्ड चैलेंज का सबसे बड़ा और खतरनाक मुकाबला आयोजित होने वाला था। सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने अपनी साख और 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दांव बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। मैदान में चेन चंगान के सामने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 शक्तिशाली कमांडर्स एक साथ खड़े थे। इनमें से 9 कमांडर्स वॉइड रियम के लेवल 5 पर थे, जबकि उनका मुख्य लीडर वॉइड रियम के लेवल 7 का बेहद भयंकर और खूंखार
योद्धा था। दर्शक दीर्घा में बैठे हजारों लोग और सट्टेबाज सांस रोककर इस ऐतिहासिक जंग का इंतजार कर रहे थे। विपक्षी योद्धाओं में से एक घमंडी कमांडर चेन चंगान को देखकर ताना मारता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आज इस मैदान में आकर तुम्हारी हार तय हो चुकी है और इस हार में कोई शर्म की बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अभी भी वक्त रहते अपनी हार स्वीकार कर लो और पीछे हट जाओ, क्योंकि अभी भी सरेंडर करने का समय बीता नहीं है। वो आगे समझाते हुए कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो इस चैलेंज के नियमों के मुताबिक अगर तुम इन 10 कमांडर्स के भयानक और कंबाइंड अटैक के सामने पूरे 1 घंटे तक जिंदा टिक जाते हो तो तुम्हें अपने आप विनर मान लिया जाएगा और तुम आधिकारिक तौर पर पर्पल गोल्ड मेडल जीत जाओगे। ये सुनकर वहाँ खड़ा दूसरा कमांडर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या ये लड़का सचमुच अपने नंगे शरीर और केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हम 10 वॉइड रियम के शक्तिशाली योद्धाओं का एक साथ सामना करने की बेवकूफ़ी करने वाला है? क्या ये पूरे 1 घंटे तक हमारे वार झेलने का सपना देख रहा है? क्या ये सचमुच पूरी तरह से पागल हो चुका है? इस पर पहला योद्धा कहता है कि हाँ, नियम तो यही कहते हैं कि इसे सिर्फ 1 घंटे तक सर्वाइवल दिखाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मेरा मूड इस मामूली से ट्रांसेंडेंट रियम के लड़के पर अपना 1 घंटा बर्बाद करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे 1 मिनट में खत्म कर देंगे। चेन चंगान उनकी इन घमंडी बातों को बड़े शांत और ठंडे चेहरे के साथ सुन रहा था। उसके चेहरे पर डर या घबराहट का एक जरा सा भी निशान मौजूद नहीं था। चेन चंगान मुस्कुराते हुए बेपरवाही से जवाब देता है कि 1 घंटे तक बचने की इस बात का आखिर मतलब ही क्या है। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पीछे हटने या छिपकर 1 घंटा बिताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रक्षात्मक खेल खेलने नहीं आया हूँ। चेन चंगन कहता है कि मैं सीधे तुम 10 कमांडर्स से हेड ऑन फाइट लड़ना चाहता हूँ, यानी एक साथ तुम 10 पर सीधा हमला करूंगा। और सच कहूँ तो मैं बहुत समय से इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आज मेरी असली ताकत का क्या स्तर है और मेरी स्वॉर्ड पावर कहाँ तक पहुँच चुकी है। चेन चंगन की ये बात सुनकर सामने खड़े कमांडर्स का पारा चढ़ जाता है। एक कमांडर गुस्से में गरजते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ट्रांसेंडेंट रियम के लेवल 1 पर खड़े एक मामूली लड़के हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दावा करने की कि तुम अपनी असली ताकत का परीक्षण हम पर करोगे? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने वॉइड रियम के लेवल 5 और लेवल 7 के महान योद्धा खड़े हैं। तभी पास खड़ा दूसरा कमांडर उसे सावधान करते हुए याद दिलाता है कि इस बात को मत भूलो कि वॉइड रियम के भयंकर योद्धा यान शोंग को भी इस लड़के ने सिर्फ एक झटके में 1 ही सेकंड के अंदर धूल चटा दी थी। लेकिन घमंडी कमांडर ताना मारते हुए जवाब देता है कि यान शोंग को तो मैं भी एक ही वार में मार गिरा सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये लड़का मेरे बराबर की ताकत रखता है? ये पूरी तरह से बकवास बात है। वो आगे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये मामूली ट्रांसेंडेंट रियम का लड़का हम 10 के 10 योद्धाओं को एक साथ केवल एक ही ब्लो में ढेर कर सकता है? ये नामुमकिन है। ऐसा दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ है। वो दांव लगाते हुए चेन चंगान को ललकारता है कि ठीक है चेन चंगान, अपनी पहली चाल चलो और अपना पहला मूव बनाओ। आज पूरे शहर और दुनिया को ये देखने दो कि तुम्हारे अंदर सचमुच कितनी ताकत छिपी हुई है। चेन चंगान के शरीर से एक बेहद प्राचीन और भयानक ऑरा निकलने लगती है। उसके चारों तरफ हवा का दबाव इतनी तेजी से बदलता है कि मैदान की जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। सामने खड़े कमांडर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका लीडर हैरानी से चिल्लाता है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट कोई साधारण स्वॉर्ड इंटेंट नहीं है, ये तो भयंकर स्वर्गीय स्वॉर्ड इंटेंट है। कमांडर्स घबराकर तुरंत चिल्लाते हैं कि फॉर्मेशन बनाओ। सब लोग तुरंत अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव फॉर्मेशन में तैनात हो जाओ। लेकिन तभी उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस लड़के ने आखिर अपने पूरे जीवन में स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग कब हासिल की। दर्शकों में बैठे लोग भी हैरान होकर आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि उसने अपनी 100 गेम विनिंग स्ट्रीक के दौरान एक बार भी अपनी म्यान से तलवार नहीं निकाली थी और न ही कभी अपनी स्वॉर्ड पावर का प्रदर्शन किया था। लोग चीखते हुए कहते हैं कि ये अचानक स्वॉर्ड इंटेंट कहाँ से आ गया। उधर दूर खड़े होकर नजारा देख रहे डाहुआंग के पास लोग बदहवास होकर भागते हैं और पूछते हैं कि सीनियर बिग येलो, ये सब क्या हो रहा है? चेन चंगान ने इस भयानक स्वॉर्ड इंटेंट को कब हासिल किया और कब अपनी साधना पूरी की? डाहुआंग बड़े शांत और बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि अरे, जब मुझे खुद इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो भला मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। शायद कुछ महान लोगों के लिए स्वॉर्ड इंटेंट को समझना इतना सहज होता है कि दूसरों को उस ज्ञान तक पहुँचने की समझ ही नहीं होती। तभी मैदान में बैठा पागल इंसान यानी अपना नेमलेस ब्लेड अपना सिर पकड़ लेता है और बड़बड़ाने लगता है कि क्या मुझे फिर से कोई पुराना दौरा पड़ रहा है। डाहुआंग उसे संभालते हुए कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। जो तुम देख रहे हो वही सच है। नेमलेस ब्लेड भारी सांस लेते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि 100 गेम विनिंग स्ट्रीक के बाद जब वो इस मैदान में उतरेगा तो उसे इन 10 भयंकर कमांडर्स के साथ कम से कम पूरे 1 घंटे तक बेहद कठिन और जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे तो ये भी दिखाई नहीं दिया कि उसने अपनी चाल कब चली और उसने अपना हमला कैसे कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता
वॉइड रियम लेवल 5 के 9 अत्यंत शक्तिशाली योद्धा और वॉइड रियम लेवल 7 का मुख्य लीडर कमांडर। ये दसों के दसों खूंखार मास्टर्स एक ही पल में जमीन पर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं। उनका पूरा फॉर्मेशन और उनकी भयंकर ऑरा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। मैदान में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वॉइड रियम लेवल 5 के 9 और लेवल 7 का एक इतना बड़ा कमांडर, इतने विशाल योद्धा बिना किसी प्रतिरोध के एक ही सेकंड में जमीन पर गिरकर चित हो चुके थे। दर्शक अविश्वास से चिल्लाते हैं कि चेन चंगान की इमॉर्टैलिटी कल्टीवेशन का स्तर भले ही ट्रांसेंडेंट रियम दिख रहा हो, लेकिन क्या आज तक किसी ने भी उसे इस तरह से तबाही मचाते हुए तलवार चलाते देखा था? तभी लॉर्ड वे मैदान में आते हैं और थर थर कांपते स्वर में आधिकारिक घोषणा करते हैं कि चेन चंगान, आज के इस मुकाबले में तुम्हारी ऐतिहासिक जीत होती है आज से, और इस पल से तुम सिटी ऑफ नो रिटर्न के इतिहास में इकलौते और एकमात्र पर्पल गोल्ड मेडल होल्डर बन चुके हो। तुम्हारा ये कारनामा इस शहर के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए एक अजय लेजेंड के रूप में याद रखा जाएगा। तुमने उन सभी नियमों और सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया है। पूरी दर्शक दीर्घा में चेन चंगान के नाम के नारे गूंजने लगते हैं। हजारों लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि पर्पल गोल्ड, चेन चंगान ही असली पर्पल गोल्ड लेजेंड है। सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तमाम चालें और उनके 10-10 शक्तिशाली कमांडर्स भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। लॉर्ड वे चेन चंगन के पास आकर कांपते हाथों से कहते हैं कि तुम्हें अब तुम्हारा सम्मानजनक पर्पल गोल्ड मेडल स्वीकार करना चाहिए, लेकिन चेन चंगन बड़े ही बेपरवाह अंदाज में हाथ उठाकर रोक देता है और कहता है कि मुझे इस मेडल को हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मेडल तो बाद में भी लिया जा सकता है। क्या तुम लोग मुझे अभी इसी वक्त सीधे अपने सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए ले जा सकते हो? लॉर्ड वे हैरान होकर देखता है कि ये लड़का कितना बेफिक्र और निडर है। इसे इतने बड़े पर्पल गोल्ड मेडल की भी कोई परवाह नहीं है। लॉर्ड वे कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन जैसे ही चेन चंगन मैदान के चारों तरफ बने हुए भयंकर प्रोटेक्टिव बैरियर के पास पहुंचता है, वो बिना किसी रुकावट के सीधे उस बैरियर के पार निकल जाता है। पास खड़े ऑफिसर घबराकर लॉर्ड वे के पास भागते हैं और चिल्लाते हैं कि वे डैरन, इस भयंकर बैरियर के साथ क्या गड़बड़ हो गई है? क्या ये हमारे पार करने से पहले ही अपने आप खुल गया था? लॉर्ड वे गुस्से में डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे ये बेवकूफाना सवाल पूछने की भी जरूरत है? ये बैरियर खुला नहीं था और न ही इसे चालू किया गया था। ये बैरियर तो खुद हमारे सिटी लॉर्ड ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति से स्थापित किया था। चेन चंगान सिर्फ इस बैरियर से बाहर नहीं निकला है, बल्कि वो तो इसे पूरी तरह से बाईपास करके, यानी इसे चीर कर सीधे इसके आर पार चला गया है। सिटी लॉर्ड का इतना शक्तिशाली बैरियर भी चेन चंगान के रास्ते को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोक सका। लॉर्ड वे मन ही मन सोचता है कि इस लड़के के पास आखिर ऐसे और कितने रहस्यमयी तरीके और अनगिनत ट्रिक्स छिपे हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ऑफिसर पूछता है कि उसने तो अभी तक अपना पर्पल गोल्ड मेडल भी स्वीकार नहीं किया है। तो लॉर्ड वे कहता है कि अब कोई बात नहीं। जब वो सीधे सिटी लॉर्ड से मिलने जा ही रहा है तो सिटी लॉर्ड खुद अपने हाथों से उसे ये मेडल प्रदान कर देंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि चेन चंगन वापस प्लेजर हाउस यानी हैप्पी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। बॉस लेडी यानी प्लेजर हाउस की मालकिन उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम वापस आ गए। सचमुच तुम्हारे पास मेरे जैसे खास कस्टमर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम हो ही नहीं सकता। बॉस लेडी चेन चंगान के पास आकर नटखट अंदाज में पूछती है कि मुझे भी दिखाओ कि वो बहुचर्चित पर्पल गोल्ड मेडल आखिर दिखता कैसा है। मैंने आज तक अपनी आंखों से असली पर्पल गोल्ड मेडल नहीं देखा है। चेन चंगन हंसते हुए जवाब देता है कि मैंने अभी तक वो मेडल लिया ही नहीं है। बॉस लेडी हंसते हुए उसकी तरफ एक पत्र बढ़ाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे मेरा लव लेटर समझोगे? चेन चंगन उस पत्र को देखता है और ठंडे लहजे में पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस तरह का नाटक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है? क्या तुम्हें इस तरह से बातें करने में कोई गलती नहीं लगती? क्या सभी पुरुष तुम जैसी महिलाओं को ही पसंद करते हैं? बॉस लेडी मुस्कुराकर कहती है कि मुझे नहीं पता कि दूसरे पुरुषों को क्या पसंद है, लेकिन क्या तुम इस तरह का अभिनय करते करते थक नहीं जाते? चेन चंगान कहता है कि इस दुनिया में क्या सुरक्षित जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं है। तभी वहाँ पर लॉर्ड वे अचानक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। बॉस लेडी चिढ़कर कहती है कि लॉर्ड वे, आपने बिना किसी दस्तक या सूचना के मेरी दुकान में कदम कैसे रखा? लॉर्ड वे हुंकार भरते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के से बहुत जरूरी बात करनी है, वरना तुम्हारी इस पुरानी और मामूली सी कहानी वाली जगह पर आने का शौक किसे है? बॉस लेडी तंज कसते हुए कहती है कि अरे, आप तो वही इंसान हैं जो कभी मेरी माँ के पीछे भागा करते थे, लेकिन मेरी माँ ने आपका प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड वे झेंपते हुए कहता है कि वो मेरी जवानी की नादानी थी। बॉस लेडी हंसते हुए कहती है कि जब आप मेरी माँ का पीछा कर रहे थे तब आपकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास रही होगी और आप उसे जवानी की नादानी कह रहे हैं। लॉर्ड वे चिढ़कर कहता है कि मैं तुम जैसी चालाक औरत के साथ बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लॉर्ड वे चेन चंगान की तरफ मुड़ता है और बताता है कि सिटी लॉर्ड आखिरकार तुमसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए तुरंत मेरे साथ सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तरफ चलो।
बॉस लेडी चैन चंगान को देखते हुए कहती है कि तुम इतनी तेजी से पर्पल गोल्ड मेडल होल्डर बन चुके हो कि अब सिटी लॉर्ड के पास तुमसे बचने या छिपने का कोई बहाना नहीं बचा है। चैन चंगान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चैन चंगान लॉर्ड वे के साथ विशाल सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर प्रवेश करता है। मैंशन के अंदर चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। चैन चंगन चारों तरफ देखते हुए मजाक में कहता है कि इतने बड़े और विशाल सिटी लॉर्ड्स मैंशन के अंदर किसी एक इंसान को भी सांस लेते हुए देखना बेहद दुर्लभ बात है। लॉर्ड वे बताता है कि हमारे सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा शांति और सन्नाटा पसंद है। चैन चंगन चुटकी लेते हुए कहता है कि इसे शांति नहीं कहते, मुझे तो लगा था कि ये जगह पूरी तरह से हॉन्टेड है, यानी यहाँ भूतों का बसेरा है। चैन चंगन अपनी गहरी इंद्रियों से महसूस करता है कि इस हवेली के अंदर हवा में एक बहुत ही अजीब और अलग तरह की ऑरा मौजूद थी, लेकिन वो ऑरा एक ही पल में गायब हो गई। चैन चंगन मन ही मन सोचता है कि या तो इस हवेली में रहने वाले इंसान का कल्टीवेशन लेवल अत्यंत उच्च स्तर पर है, या फिर उसने अपनी मौजूदगी और सांसों को छिपाने के लिए किसी बहुत ही शक्तिशाली जादुई चीज या फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। बॉस लेडी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। लॉर्ड वे उससे चिढ़कर पूछता है कि क्या तुम भी इसके साथ अंदर जाने वाली हो? क्या होगा अगर वो खूंखार शुरा सचमुच एक ग्रेट एम्परर निकला? तो अपनी जबान पर थोड़ा लगाम रखना और अपनी जान की परवाह करना। लॉर्ड वे गुस्से में बड़बड़ाता है कि मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो? बॉस लेडी मुस्कुराते हुए कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस ये देखकर हंसी आ रही है कि हमारे सिटी लॉर्ड अपनी पहचान छिपाने में काफी माहिर हैं। लॉर्ड वे हवेली के अंदर बने एक विशाल कृत्रिम पहाड़ यानी आर्टिफिशियल हिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सामने उस पहाड़ी के अंदर एक गुप्त रास्ता यानी पैसेज बना हुआ है। तुम दोनों उस गुप्त रास्ते के अंदर जाओ और सीधे अंत तक चलते जाओ। वहाँ तुम्हें एक बेहद गोपनीय सीक्रेट रूम मिलेगा। हमारे सिटी लॉर्ड शुरा वहीं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चैन चंगान मुस्कुराते हुए कहता है कि अपने ही घर में मेहमानों का स्वागत करने के लिए भी किसी को इस तरह से नकली पहाड़ों के अंदर रेंग कर जाना पड़ता है। ये वाकई में अनोखी बात है। लॉर्ड वे कहता है कि सिटी लॉर्ड की अपनी योजनाएं होती हैं। चैन चंगान चुटकी लेते हुए कहता है कि तुम्हारे सिटी लॉर्ड कुछ ज्यादा ही गिल्टी यानी दोषी महसूस कर रहे लगते हैं। चैन चंगान लॉर्ड वे से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने सिटी लॉर्ड शुरा का असली चेहरा अपनी आंखों से देखा है? लॉर्ड वे खामोश हो जाता है। इसके बाद चैन चंगन उस गुप्त रास्ते के अंदर कदम रखता है और चलते चलते उस सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर एक विशाल पर्दे यानी स्क्रीन के पीछे एक रहस्यमयी आकृति बैठी हुई थी। उस आकृति का चेहरा और हाथ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी एक जादुई मफलर से बदली हुई आ रही थी। चैन चंगन उस पर्दे के सामने खड़ा होकर ठंडे लहजे में कहता है कि केवल मुझसे मिलने के लिए तुमने इतनी सारी तैयारियां की हैं। न चेहरा दिख रहा है, न हाथ, और आवाज को भी पूरी तरह से डिस्गाइज किया गया है। तुमने अपनी जिंदगी में आखिर कितने बुरे काम किए हैं जो तुम अपनी पहचान को लेकर इतने ज्यादा डरे हुए हो? पूरे सिटी ऑफ नो रिटर्न में कोई भी तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता। तुम यहाँ सिर्फ कुछ ही दिनों से आए हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात कर रहे हो। चैन चंगन मुस्कुराते हुए पर्दे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम अपनी पहचान छिपाने में भले ही कितने भी माहिर क्यों न हो, लेकिन जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है वो अपने पीछे कोई न कोई सुराग यानी ट्रेसेस जरूर छोड़ जाता है। शुरा की रहस्यमयी आवाज गूंजती है कि क्या तुम सचमुच ये दावा कर रहे हो कि तुमने मेरी असली पहचान का अंदाजा लगा लिया है? चैन चंगान मुस्कुराता है और अचानक पर्दे की तरफ देखते हुए सीधे कहता है कि क्यों, क्या मैं सही कह रहा हूँ? प्लेजर हाउस की बॉस लेडी पर्दे के पीछे बैठा इंसान एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी रिएक्शन आधी सेकंड लेट थी। शुरा की आवाज में एक अजीब सा झटका महसूस होता है। वो पूछती है कि तुमने आखिर मेरी पहचान का पता कैसे लगाया? मेरे अपने वफादार मातहत भी पिछले कई सालों से मेरी इस असली पहचान से पूरी तरह अनजान थे। फिर तुम सिर्फ कुछ दिनों में इस सच्चाई तक कैसे पहुँच गए? चैन चंगन विस्तार से समझाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता था कि तुमने अपनी पहचान को बहुत गहराई से छिपा रखा है। प्लेजर हाउस हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता है और तुमने सोचा कि तुमने मुझसे सिर्फ कुछ ही बार मुलाकात की है, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूंगा। लेकिन तुम भूल गई कि प्लेजर हाउस और सिटी लॉर्ड्स मैंशन भले ही नक्शे पर एक दूसरे से काफी दूर दिखाई देते हो, लेकिन वे दोनों जमीन के नीचे बने एक जटिल और लंबे सीक्रेट पैसेज से सीधे जुड़े हुए हैं। शुरा कहती है कि सिर्फ एक गुप्त रास्ते का जुड़ा होना ये साबित नहीं करता कि मैं ही सिटी लॉर्ड शुरा हूँ। चैन चंगन मुस्कुराता है और कहता है कि शुरुआत में मुझे भी पूरा यकीन नहीं था, लेकिन जब मैं सीक्रेट रूम के पास उस छोटे कैबिन में पहुंचा तो वहां हवा में एक बहुत ही खास खुशबू आ रही थी। तुमने उस खुशबू को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम्हारे काले लबादे यानी ब्लैक रोब पर तुम्हारी अपनी प्राकृतिक शारीरिक सुगंध यानी नेचुरल फ्रेग्रेंस जमी हुई थी। वो रूज और फेस पाउडर की खुशबू नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी अपनी खास सुगंध थी जो प्लेजर हाउस की मालकिन के शरीर से आती है। और वही सुगंध इस सीक्रेट पैसेज के काले लबादे पर भी मौजूद थी। उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि प्लेजर हाउस की बॉस लेडी ही वास्तव में सिटी लॉर्ड शुरा है। इसके अलावा जब भी तुम्हारे सामने सिटी लॉर्ड्स मैंशन का जिक्र आता था तो तुम्हारी आंखें और तुम्हारी रिएक्शन बहुत ज्यादा स्थिर यानी स्टेबल रहती थी। एक साधारण इंसान ऐसी बड़ी बातों को सुनकर घबरा जाता है, लेकिन जो इंसान खुद उस राज का मालिक होता है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल दिखने का नाटक करता है
और वही अत्यधिक स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। शूरा की पर्दे के पीछे से हंसी की आवाज आती है। वो कहती है कि चैन चंगन, तुम दिखने में बहुत ही बेपरवाह लगते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत ही चालाक और खतरनाक है। तुमने बहुत सी बातों का सही अंदाजा लगाया, लेकिन तुम अभी भी एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हो और तुमने दूसरों को कम आंकने की गलती की है। शुरा कहती है कि जिस इंसान की पहचान तुम अभी तक नहीं ढूंढ पाए वो मेरी बहन है। चैन चंगन मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आने वाली हो? प्लेजर हाउस की दूसरी मालकिन पर्दे के पीछे से अचानक एक और हूबहू वैसी ही महिला बाहर निकलती है। वे दोनों जुड़वा बहनें यानी ट्विन सिस्टर्स थीं। चैन चंगन उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि जुड़वा बहनों का ये नाटक वाकई में बहुत ही शानदार था। एक हवेली में रहकर सिटी लॉर्ड शूरा का किरदार निभाती थी और दूसरी प्लेजर हाउस में रहकर शहर की हर खबर पर नजर रखती थी। वे दोनों बहनें चैन चंगन के सामने झुककर आदर पूर्वक अपना परिचय देती हैं। उनमें से एक कहती है कि मेरा नाम मुरोंग चिंगरू है और ये मेरी जुड़वा बहन मुरोंग चिंगवू है। हम दोनों से अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो कृपया यंग मास्टर चैन हमें माफ कर दें। मुरोंग नाम सुनते ही चैन चंगन के चेहरे पर एक अजीब सी पुरानी याद तैर जाती है। चैन चंगन धीमी आवाज में दोहराता है कि मुरोंग, अतीत में मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जिसका कुल नाम भी मुरोंग ही था। मुरोंग चिंगरू चौंक कर पूछती है कि क्या आप हमारे पूर्वज मुरोंग ट्यानाई को जानते थे? चैन चंगन मुस्कुराते हुए मजाक में कहता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। लेकिन मुरोंग चिंगरू गंभीर होकर कहती है कि हमारे पूर्वज मुरोंग ट्यानाई का निधन आज से लगभग 3000 साल से भी पहले हो चुका था। आज के समय में इस पूरे इलाके में उनका नाम जानने वाले लोग ना के बराबर बचे हैं। सीनियर, आप सचमुच कितने सालों से इस दुनिया में जिंदा हैं? दोनों बहनें तुरंत चैन चंगान के कदमों में घुटनों के बल बैठ जाती हैं और कहती हैं कि सीनियर, चूंकि आपका हमारे पूर्वज मुरोंग ट्यानाई के साथ कोई पुराना संबंध रहा है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगती हैं। चैन चंगान उन्हें देखकर कहता है कि अरे, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस एक मामूली सी बात पूछने आया था। तुम अचानक इस तरह नीचे क्यों बैठ गई? मुरोंग चिंगरू कहती है कि अगर आप हमारी मदद करने के लिए सहमत नहीं होंगे तो हम यहाँ से कभी नहीं उठेंगे। चैन चंगन ठंडी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, फिर तुम दोनों वहीं बैठी रहो। चैन चंगन उनसे पूछता है कि मैं इस क्योटिक जोन में सिर्फ एक खास चीज की तलाश में आया हूँ। वो एक बहुत ही पारदर्शी और जादुई मन का यानी क्रिस्टल क्लियर बीड है। उसके अंदर से कोई सांस, शक्ति या एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस नहीं होती और वो पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल यानी अटूट है। दुनिया का कोई भी हथियार या तरीका उस पर एक खरोंच तक नहीं लगा सकता। मुरोंग चिंगरू तुरंत अपने पास से एक चमकती हुई छोटी सी बीड निकालती है और दिखाती है कि क्या सीनियर जिस बीड की बात कर रहे हैं वो इसी आकार और रूप की है। चैन चंगन उस बीट को देखते ही पहचान लेता है। मुरोंग चिंगरू कहती है कि अगर सीनियर को ये बीट चाहिए तो क्या आप हमारी एक छोटी सी शर्त पूरी कर सकते हैं? चैन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी तुम घुटनों पर बैठकर मदद मांग रही थी और अगले ही पल तुमने मुझे शर्त रखकर धमकाना शुरू कर दिया। मुरोंग चिंगरू कहती है कि ये कोई धमकी नहीं है, हम सचमुच बहुत मजबूर हैं। चैन चंगन कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुमसे ये बीट जबरदस्ती छीन लूं? मुरोंग चिंगरू मुस्कुराकर कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि सीनियर वैसे इंसान बिल्कुल नहीं है। चैन चंगन उस बीट को अपने हाथ में लेता है और अतीत की यादों में खो जाता है। ये वही बीट थी जो अतीत में किसी इंसान ने एक लड़की को रिझाने के लिए दी थी और चैन चंगान ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। इसके बाद मुरोंग चिंगरू अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए बताती है कि हमारा मुरोंग फैमिली मूल रूप से जोंगटिन डोमेन के वांगचुआन रीजन का एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली परिवार हुआ करता था। लेकिन हमारे पूर्वज मुरोंग ट्यानाई के जाने के बाद कुछ दुष्ट गद्दारों ने हमारे परिवार पर भयंकर हमला कर दिया, जिससे हमारा पूरा वंश तबाह हो गया। हम बचे हुए कुछ लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हुए इस कैओटिक जोन में पहुंचे। मेरे पिता ने अपनी रात दिन की मेहनत से इस अकेले सिटी ऑफ नो रिटर्न की स्थापना की थी ताकि हमारे परिवार को सिर छिपाने की जगह मिल सके। मुरोंग चिंगरू आगे बताती है कि ये इलाका बहुत ही अराजक है, लेकिन यहाँ रहकर ताकतवर योद्धाओं को तैयार किया जा सकता है। मेरे पिता का सपना था कि वे एक दिन हमें वापस हमारे पुराने घर वांगचुआन रीजन ले जाएंगे और गद्दारों से न्याय हासिल करेंगे। लेकिन आसपास की दूसरी भयंकर शक्तियों की नजर हमारे इस शहर पर पड़ गई। एक भयंकर युद्ध के दौरान मेरे पिता ने इस शहर की रक्षा करते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी गमवादी। पिता की मौत के बाद अगर बाहरी दुनिया को ये पता चल जाता कि सिटी लॉर्ड मर चुके हैं तो पूरा शहर तबाही के गर्त में समा जाता। इसलिए हम दोनों बहनों ने मिलकर शूरा का ये नाटक शुरू किया। एक बहन सिटी लॉर्ड्स मैंशन संभालती थी और दूसरी प्लेजर हाउस में रहकर अफवाहें फैलाती थी कि शूरा एक बहुत ही खौफनाक और शक्तिशाली अर्थ एलिमेंटलिस्ट है ताकि कोई भी दुश्मन इस शहर पर हमला करने की हिम्मत न कर सके। मुरोंग चिंगरू भावुक होकर कहती है कि सीनियर, अगर आप तैयार हो तो आज से ये पूरा सिटी ऑफ नो रिटर्न आपका है। हम इस शहर का मालिकाना हक आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि आप हमारी तरफ से खड़े होकर हमारे मुरोंग फैमिली के दुश्मनों से बदला लें और हमें न्याय दिलाएं। चैन चंगान साफ मना करते हुए कहता है कि मुझे किसी शहर का मालिक बनने या हवेली में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उससे
पहले हमें एक बहुत जरूरी हिसाब पूरा करना होगा। मुरोंग चिंगरू हैरान होकर पूछती है कि कैसा हिसाब। चेन चंगन कहता है कि सट्टेबाजी के बोर्ड पर मेरा 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दांव लगा था और 1 to 10,000 की ऑड्स के हिसाब से तुम्हारा सिटी लॉर्ड्स मैंशन मुझ पर पूरे 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का कर्जदार है। भले ही तुम्हारे पूर्वज मेरे परिचित थे, लेकिन तुम लोग मेरा कर्ज तो नहीं मार सकती। मुरोंग चिंगरू लाचार होकर कहती है कि सीनियर, हमारे पास इस वक्त 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की विशाल रकम मौजूद नहीं है। अगर आप चाहें तो आप हमें और इस पूरे शहर को इस कर्ज की भरपाई के रूप में रख सकते हैं। चेन चंगान चुटकी लेते हुए कहता है कि तुम्हारा शरीर और ये शहर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के मुकाबले काफी महंगे हैं। मुरोंग चिंगरू पूछती है कि क्या सीनियर को लगता है कि हम इस लायक नहीं हैं? चेन चंगन कहता है कि बात लायक होने की नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा झंझट का काम है। चेन चंगन आगे कहता है कि मुझे 100 मिलियन की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी मूल रकम यानी मेरे 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मुझे वापस लौटा दो और तुम्हारा 100 मिलियन का पूरा कर्ज खत्म समझा जाएगा। मुरोंग चिंगरू निराश होकर कहती है कि सीनियर शायद हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। क्या हम बहनें इस शहर में रहकर इतने सालों से जो दर्द सह रही हैं, क्या हम इतनी भी काबिल नहीं हैं कि आप हमारी मदद कर सकें? हम औरतें हैं, इसीलिए हमें काले लबादे के पीछे छिपकर रहना पड़ता है। चेन चंगन उन्हें रोकते हुए बड़े ही गंभीर और सख्त लहजे में कहता है कि तुम दोनों पूरी तरह से गलत सोच रही हो। इस दुनिया में किसी भी इंसान की असली ताकत और पहचान उसके जेंडर से तय नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और इरादों से तय होती है। इस शहर में अनगिनत पुरुष रहते हैं, लेकिन उनमें से कितने पुरुष तुम दोनों बहनों की समझदारी और ताकत का मुकाबला कर सकते हैं? तुमने जो छिपा रखा है वो तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम दोनों ने सबसे पहले खुद को ही कमजोर मानकर अपने अंदर कैद कर लिया है। तुम औरत होने की वजह से पीछे नहीं हो, बल्कि तुम खुद अपनी सोच की गुलाम बनी हुई हो। चेन चंगन की ये गहरी बात सुनते ही मुरोंग चिंगरू के दिल को एक जबरदस्त झटका लगता है। उसके मन के सारे संशय और डर एक ही पल में टूटकर बिखर जाते हैं। उसके कल्टीवेशन का एक नया स्तर खुल जाता है। वो चेन चंगन के सामने झुककर कहती है कि सीनियर के इस ज्ञान ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तो सिर्फ कुछ शब्द कहे हैं, लेकिन मेरे इन शब्दों की कीमत 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन से भी ज्यादा है। इसलिए अब तो तुम्हें मेरे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स तुरंत लौटा देने चाहिए। तभी मुरोंग चिंगरू एक सवाल पूछती है कि सीनियर, मेडल बैटलफील्ड के टेस्टिंग फॉर्मेशन में आपकी कल्टीवेशन पावर केवल ट्रांसेंडेंट रियम दिखाई दे रही थी। क्या आप अपनी कल्टीवेशन को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? चेंगन मुस्कुराकर कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी असली कल्टीवेशन सचमुच केवल ट्रांसेंडेंट रियम ही हो? मुरोंग चिंगरू हंसते हुए कहती है कि सीनियर, आप मजाक कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंट रियम का इंसान हमारे पूर्वज के जमाने से जिंदा कैसे रह सकता है? तभी अचानक हवेली के बाहर भयंकर हड़कंप मच जाता है। गुप्त रास्ते का दरवाजा खुलता है और सिटी ऑफ नो रिटर्न के 3 मुख्य कमांडर्स में से एक लियांग युए बदहवास हालत में अंदर दौड़ता हुआ आता है। लियांग युए वॉइड रियन के लेवल 9 के शीर्ष पर खड़ा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। मुरोंग चिंगरू गुस्से में डांटते हुए कहती है कि लियांग युए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना अनुमति के सीक्रेट पैसेज के अंदर घुस आए? लियांग युए कांपते हुए रिपोर्ट देता है कि सिटी लॉर्ड, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ब्लड थर्स्टी अलायंस यानी खूंखार अलायंस की तरफ से एक विशेष दूत आया है जिसने हमें एक खत सौंपा है। ब्लड थर्स्टी अलायंस ने सिटी ऑफ नो रिटर्न को अपने आगामी किंग कन्फर्मेंट सेरेमनी यानी राजा के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। मुरोंग चिंगरू खत को पढ़ते ही चौंक जाती है। ब्लड थर्स्टी अलायंस का नेता पिछले कई सालों से वेनरेबल रियन के पीक पर अटका हुआ था और काफी समय से शांत था, लेकिन अब अचानक इस कन्फर्मेंट सेरेमनी का आयोजन करने का मतलब है कि उसने आखिरकार अपने अगले रियन को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं था, बल्कि ये सिटी ऑफ नो रिटर्न को सीधे अपनी गुलामी स्वीकार करने और झुकने का अल्टीमेटम था। अगर वे इस समारोह में नहीं जाते हैं तो ब्लड थर्स्टी अलायंस को इस शहर पर हमला करने का सीधा बहाना मिल जाएगा। मुरोंग चिंगरू चेन चंगान की तरफ देखती है और कहती है कि सीनियर, आप इस शहर के इकलौते पर्पल गोल्ड मेडल होल्डर हैं। क्या आप इस मुसीबत में हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? चेन चंगान मुस्कुराकर कहता है कि इस शहर की समस्याओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुरोंग चिंगरू कहती है कि आपने हमसे वो ऐतिहासिक बीड हासिल की है, तो कम से कम आपको इस एक समारोह में हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाना चाहिए। चेन चंगन थोड़ा सोचता है और कहता है कि ठीक है, चूंकि मुझे ये बीड मिल चुकी है, इसलिए मैं केवल इस एक कोरोनेशन सेरेमनी में तुम्हारे शहर की तरफ से जाऊंगा और इस मामले को सुलझा दूंगा, लेकिन इसके बाद मेरा इस सिटी ऑफ नो रिटर्न से कोई संबंध नहीं रहेगा। दोनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं। इसके बाद चेन चंगन अपने कमरे में लौटता है जहां डिया हुआंग उसका इंतजार कर रहा था। डिया हुआंग मुस्कुराते हुए पूछता है कि यंग मास्टर, क्या वो बीड मिल गई? चेन चंगन सिर हिलाकर हाँ कहता है। तभी डिया हुआंग हंसते हुए बताता है कि यंग मास्टर, पिछले 2 दिनों में मैंने इस शहर के बारे में काफी जानकारी जुटाई है और मुझे पता चला है कि इस शहर में कुछ बहुत ही शानदार ब्रॉथल्स यानी वेश्यालय मौजूद हैं। क्या आपको
याद है कि इंसानी दुनिया में ऐसी जगहों पर जाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। चैन चंगन उसे घूर कर देखता है और कहता है कि कुत्ते को इस तरह के गंदे विचार शोभा नहीं देते। डा हुआंग चिढ़कर कहता है कि कुत्तों को भी दुनिया देखने का पूरा अधिकार है। अगले दिन डा हुआंग नामलेस ब्लेड यानी उस अनाम तलवार वाले इंसान को अपने साथ बहला फुसलाकर वैश्यालय यानी ब्रॉदल ले जाता है। पूरे 1 दिन और 1 रात बीत जाने के बाद डा हुआंग बदहवास हालत में कमरे में वापस लौटता है। उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। वो हाँफ रहा था और पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। श्यानेर उसे देखकर हैरानी से पूछती है कि सीनियर बिग येलो, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं और नामलेस? ब्लेड कहाँ है? तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुलता है और एक गुस्से से लाल पीला आदमी अंदर घुसता है। वो चिल्लाता है कि सीनियर चेन, आपका ये कुत्ता बेहद नीच और धोखेबाज है। ये कल हमारी दुकान पर आया और उसने अपने लिए पूरे 10 खूबसूरत लड़कियों को ऑर्डर किया, साथ ही शहर की सबसे महंगी शराब और बेहतरीन खाने का ढेर लगा दिया। और जब बिल चुकाने की बारी आई तो ये धोखेबाज कुत्ता चुपके से पीछे के दरवाजे से भाग निकला और उस मासूम लड़के यानी नामलेस ब्लेड को बिल चुकाने के लिए वहां फंसा दिया। अगर मैं समय पर वहां न पहुंचता तो वो लोग उस लड़के को आज रात तक बंधक बनाकर रखते। डा हुआंग अपनी सफाई देते हुए चिल्लाता है कि ये सब सरासर झूठ है। मुझे तो खुद उस नामलेस ब्लेड ने वहां चलने के लिए कहा था। मैं तो बस उसके साथ गया था। लेकिन वो आदमी कहता है कि पूरा शहर जानता है कि सिटी ऑफ नो रिटर्न में एक लौता बड़ा पीला कुत्ता चैन चंगान का साथी है। डा हुआंग शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेता है। चैन चंगान गुस्से में डा हुआंग को घूरता है और कहता है कि डा हुआंग, अपनी याददाश्त में ये बात हमेशा के लिए बिठा लो कि आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम आइंदा कभी किसी जगह से भागो तो कम से कम उस मासूम इंसान को भी अपने साथ लेकर भागा करो। किसी को इस तरह फंसा कर भागना बेवकूफ़ी की निशानी है। तभी मुरोंग चिंगरू कमरे में प्रवेश करती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि सीनियर चैन, मेरी बहन ने आज रात सिटी लॉर्ड्स मैंशन में आपके लिए एक बहुत ही खास दावत का आयोजन किया है, जहां हम उस आने वाले कन्फर्मेंट सेरेमोनी की अंतिम रणनीतियों पर बात करेंगे। चैन चंगान दावत के निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। रात के समय चैन चंगन सिटी लॉर्ड्स मैंशन के एक बेहद शांत और निजी कमरे में पहुंचता है मुरोंग चिंगवू। उसका स्वागत करते हुए कहती है कि सीनियर, आपका स्वागत है। ये मेरा व्यक्तिगत कमरा है। यहाँ कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने आपकी हिदायत के अनुसार हवेली के कुछ बेहद वफादार अधिकारियों के सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी है। कुछ लोग ये जानकर हैरान रह गए, लेकिन आपकी खौफनाक मौजूदगी के डर से कोई भी हमारे खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। रहस्य और डर ही इंसान को वफादार बनाए रखता है। चैन चंगान मुस्कुराते हुए शराब का कप उठाता है और कहता है कि असली खेल तो अब उस किंग कन्फर्मेंट सेरेमोनी में शुरू होने वाला है, जहां हम देखेंगे कि उस अराजक दुनिया का कौन सा राजा हमारे सामने सिर उठाने की हिम्मत करता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के गुप्त कमरे में शराब का दौर चल रहा था और रात का माहौल बहुत ही खास बना हुआ था। मुरोंग चिंगरू और मुरोंग चिंगवू दोनों बहनें चैन चंगन के सामने बैठकर जाम टकरा रही थी। चैन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि जब इंसान की पहचान पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है तो अब अपने आसपास के लोगों की परख करना और भी आसान हो जाता है। इस तरह से डिसलॉयल यानी गद्दार लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है और उन पर समय रहते सही फैसला लिया जा सकता है। मुरोंग चिंगरू हंसते हुए मानती है कि सीनियर ने वाकई बहुत बारीकी से ये बात सिखाई है। वो आगे कहती है कि आज रात सब लोग बेहद समझदार और आज्ञाकारी बनकर रहे हैं, इसलिए अब वो समय आ गया है जब हमें किंग कन्फर्मेंट सेरेमनी यानी राजा के राज्याभिषेक समारोह के बारे में अपनी आगे की बात करनी चाहिए। चैन चंगन शराब का कप उठाते हुए चारों तरफ के खूबसूरत नजारे और शांत माहौल को देखता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इतना खूबसूरत समय है, इतना हसीन मौसम है और तुम दोनों इस वक्त भी केवल राज्याभिषेक समारोह की बातें करना चाहती हो। क्या ऐसी हसीन रात में इस गंभीर विषय पर बात न करना ही बेहतर नहीं रहेगा? इस पर मुरोंग चिंगवू मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि जब साथ में सीनियर जैसा शक्तिशाली इंसान मौजूद हो तो भला किसी बात की घबराहट या जल्दबाजी कैसे हो सकती है? हमारे पास पर्याप्त समय है और जब सीनियर हमारे साथ हैं तो फिर हमें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी चैन चंगान उनके हाथों में पकड़े शराब के प्यालों की तरफ देखता है। वे दोनों सुप्रीम रियम की महान योद्धा थीं, लेकिन इसके बावजूद साधारण सी शराब पीने से उनके चेहरों पर हल्का सा नशा और लाली साफ दिखाई दे रही थी। चैन चंगान चुटकी लेते हुए पूछता है कि तुम दोनों तो सुप्रीम रियम के स्तर पर खड़ी हो, फिर ये मामूली सी शराब तुम पर इस तरह का नशा कैसे चढ़ा सकती है? मुरोंग चिंगरू मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आज रात की शराब सचमुच बहुत ज्यादा खास और असरदार है। चैन चंगान हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है कि शराब में कोई खराबी नहीं है, शराब बिल्कुल ठीक है, असली समस्या तो तुम दोनों इंसानों में है। मुरोंग चिंगरू ये सुनकर हंस पड़ती है और मानती है कि वो जानती थी कि सीनियर से कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। वो कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई अच्छी शराब या दावत नहीं होती जिसके पीछे कोई न कोई मकसद न छिपा हो। हम दोनों के मन में भी एक छिपा हुआ मकसद था। चैन चंगन सीधे शब्दों में कहता है कि शराब साधारण है, लेकिन तुम दोनों ने खुद अपने इरादों की वजह से ये नशा पैदा किया है। मुरोंग चिंगरू ईमानदारी से
स्वीकार करते हुए कहती है कि सीनियर बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम जानती थीं कि सीनियर चेन जैसी महान हस्ती को कोई भी साधारण जहर या दवा देकर किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता, लेकिन अगर हम खुद ही अपने शरीर में दवा ले लें तो बात अलग है। हम ऐसी दवा का इस्तेमाल कर रही हैं जो किसी दूसरे सुप्रीम रियल्म के योद्धा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमारा शरीर भी उस असर को खारिज नहीं करता। चेन चंगन उनकी ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बेखौफ और खतरनाक लोग देखे हैं, लेकिन तुम दोनों जितनी चालाक और जुनूनी महिलाएं आज तक नहीं देखी। चेन चंगन उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों इस हद तक क्यों जा रही हो। मुरोंग चिंगरू बेहद भावुक होकर जवाब देती है कि क्योंकि हम दोनों अच्छी तरह जानती हैं कि एक बार जब ये किंग कन्फर्मेंट सेरेमनी खत्म हो जाएगी तो सीनियर चैन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये पूरा सिटी ऑफ नो रिटर्न आपको यहाँ नहीं रोक सकता। सिटी लॉर्ड का इतना बड़ा पद भी आपको यहाँ बांध कर नहीं रख सकता, और यहाँ तक कि हमारे छोटे मोटे एहसान भी आपको रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। मुरोंग चिंगरू अपनी आंखें नम करते हुए आगे कहती है कि लेकिन हम दोनों सिर्फ ऐसे लोग बनकर नहीं रहना चाहती जिन्हें आपने किसी मुसीबत से बचाया था। हम आपकी बगल में खड़े होना चाहती हैं, आपकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती हैं, भले ही इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। चैन चंगन शांत रहकर पूछता है कि क्या तुम दोनों को इस बात का डर नहीं लगता कि अगर मैं बिना कुछ कहे यहाँ से अचानक मुड़कर चला जाऊं, या फिर मैं उतना जिम्मेदार इंसान न निकलूं जितना तुम सोच रही हो। मुरोंग चिंगू तुरंत जवाब देती है कि डर तो बहुत लगता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम पर कोई दबाव नहीं है और न ही ये किसी भूल या भटकाव का नतीजा है। हम अपनी पूरी इच्छा और होश में ये सब कर रही हैं। चेन चंगन उनकी बातों को सुनकर एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम दोनों वाकई बहुत कमाल की खेल खेलने में माहिर हो। तुमने तो मेरे सालों पुराने शांत रहने वाले मन को हिलाकर रख दिया है। 10,000 सालों की मेरी कठोर साधना और बेफिक्र जीवन जैसे इस एक रात के सामने पूरी तरह फीका पड़ गया हो। इसके बाद रात ढल जाती है और अगला सवेरा हो जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अगले दिन सुबह सूरज निकल चुका था। डिया हुआंग अपने कमरे के बाहर बैठा हुआ था कि तभी वो देखता है कि चेन चंगान पूरे एक दिन और एक रात के बाद वापस लौट रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरोताजगी और सुकून छाया हुआ था। डिया हुआंग उसे देखते ही मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है कि ओहो, देखो तो सही, आखिरकार हमारे नवाब साहब वापस आ ही गए। पूरे 24 घंटे तक घर से गायब रहने के बाद अब आ रहे हैं। डा हुआंग ताना मारते हुए कहता है कि वाह, चेहरे पर तो बड़ी ताजगी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जंग जीत कर आए हो। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी शर्म या अपराध बोध बचा है तो जाकर उस सामने वाले कुत्ते को पीटना शुरू कर दो ताकि तुम्हारा ध्यान भटक सके। डा हुआंग चिढ़कर आगे कहता है कि अपने हाव भाव तो देखो, क्या तुम्हारे अंदर प्राचीन पवित्र किलिन का एक छोटा सा भी अंश बचा है? ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं एक इंसान होता तो मुझे आज तुम्हारी इस हालत से इतनी जलन क्यों महसूस होती? ये नया स्टाइल वैसे तुम पर काफी जच रहा है। अब जब तुम खुद इतने खुश और मग्न हो तो तुम्हें इस बात की क्या परवाह कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ या जिंदा हूँ? मुझे भी अब बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए। वैसे भी मैंने कल रात के विश्रालय का बिल अभी तक नहीं चुकाया है। डा हुआंग उत्सुक होकर चैन चंगन के पास जाता है और दबी जबान में पूछता है कि वैसे मुझे भी तो बताओ कि तुमने उन दोनों बहनों को इतनी आसानी से अपने वश में कैसे कर लिया? ये तो बिल्कुल भी तुम्हारे पुराने स्वभाव जैसा नहीं लगता। चैन चंगन बड़े ही शांत और बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है कि मैं एक मर्द हूँ और एक सामान्य मर्द का ऐसा व्यवहार करना पूरी तरह से स्वाभाविक है। डिया हुआंग हंसते हुए चुटकी लेता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि इससे पहले तुम असामान्य थे? वो आगे याद दिलाते हुए कहता है कि इन अनगिनत सालों में हमें न जाने कितनी खूबसूरत महिलाएं मिली थीं, यहाँ तक कि चैंग सून सिशा जैसी शक्तिशाली और सुंदर देवी भी तुम्हारे पीछे रात दिन पड़ी रहती थी, लेकिन तुमने कभी किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। चैन चंगान उसे घूर कर देखता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कोई काम की बात है तो कहो, वरना फालतू में अपनी सांसें बर्बाद मत करो। मुझे अब थोड़ी देर आराम करना है। डा हुआंग हंसते हुए पीछे से चिल्लाता है कि आराम करना तो बस एक बहाना है। तुम तो बस सीधे सीधे अपना रौब दिखा रहे हो और अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे हो। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। शियानेर हिचकिचाते हुए कमरे के अंदर प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और उदासी के भाव साफ नजर आ रहे थे। चैन चंगन उसे देखकर पूछता है कि क्या बात है शियानेर, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शियानेर अपनी आंखें झुकाकर धीमी आवाज में कहती है कि यंग मास्टर कल पूरी रात वापस नहीं लौटे थे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे आपसे ऐसे व्यक्तिगत सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है और मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए। चैन चंगान प्यार से कहता है कि अगर तुम जानती हो कि नहीं पूछना चाहिए तो फिर मत पूछो। लेकिन सियानेर अपने दिल का गुबार रोक नहीं पाती और आगे कहती है कि लेकिन मैं सचमुच जानना चाहती हूँ यंग मास्टर, मैं भी तो आपके साथ इतने समय से हूँ, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों नहीं हो सकती? वो दोनों बहनें मुझसे कैसे अलग हैं? चैन चंगान उसकी बात समझ जाता है और बड़े ही गंभीर तथा प्यार भरे अंदाज में समझाते हुए कहता है कि सियानेर, तुम उन दोनों बहनों से पूरी तरह से अलग हो। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। शियानेर तुरंत जिद करते हुए कहती है कि मैं अब छोटी नहीं रही हूँ, मैं हर बात समझने लगी हूँ। चैन चंगन उसके सिर पर धीरे से हाथ रखता है और कहता है कि शियानेर,
इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपनी साधना यानी कल्टीवेशन पर होना चाहिए। तुम्हारे अंदर बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ टैलेंट छिपा हुआ है। अपनी सोच और अपने सपनों को केवल इस एक कमरे या मेरे आसपास तक सीमित मत रखो। दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें बहुत आगे जाना है। शियानिन नम आंखों से पूछती है कि क्या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है कि मैं भी आपके उतने करीब आ सकूं? चेन चंगन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ मैं हूँ। भविष्य में क्या होगा और वक्त हमें कहाँ ले जाएगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। शियानिन अपनी भावनाओं को संभालती है और सिर झुकाकर कहती है कि ये मेरी गलती थी यंग मास्टर। मुझे आपके सामने इस तरह से बेअदबी नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेन चंगान कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन काफी समय हो गया है और तुमने अपनी कल्टीवेशन में कोई नया ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किया है, इसलिए जाकर अपनी साधना पर ध्यान दो। शायर मुस्कुराते हुए वादा करती है कि वो यंग मास्टर को कभी निराश नहीं करेगी और पूरी ताकत से अपनी साधना करेगी। शियानिर के जाने के बाद चेन चंगन खुद से मुस्कुराकर बड़बड़ाता है कि मेरी ये अजीब सी आकर्षण शक्ति भी कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तभी वहाँ पर वो अनाम तलवारबाज यानी अपना नामलेस ब्लेड आता है। वो चेन चंगान के सामने खड़ा होकर बहुत ही झिझकते हुए कहता है कि ब्रदर चेन, मेरे मन में एक बहुत ही गंभीर बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चेन चंगान मुस्कुराते हुए मजाक के मूड में कहता है कि हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग हूँ, लेकिन तुम्हें कोई भी बात कहने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों पुरुष हैं। नामलेस ब्लेड घबराकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि ब्रदर चेन, आप गलत समझ रहे हैं। बचपन से मुझे किसी ने सही और गलत की समझ नहीं सिखाई। मैं बहुत उलझा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मेरी वैसी कोई मंशा नहीं है। चेन चंगन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। नामलेस ब्लेड कहता है कि ब्रदर चेन, मैं अब रुकना चाहता हूँ। मुझे ये रास्ता और ये चीज सचमुच बहुत पसंद आ गई है। चेन चंगान उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात कही तो शायद हम आगे दोस्त नहीं रह पाएंगे। नामलेस ब्लेड सफाई देते हुए कहता है कि आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं तो अपने बचाए हुए स्नैक्स और पैसों से अपने लिए एक खास चीज खरीदना चाहता हूँ। चेन चंगन पूछता है कि तुम आखिर क्या खरीदने की तलाश में हो। नामलेस ब्लेड अपनी आंखें चमकाते हुए कहता है कि मैं अपने लिए एक बेहतरीन सॉर्ड खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, इसीलिए मैं ब्रदर चेन से कुछ मदद मांगने आया था। चेन चंगन राहत की सांस लेता है और हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हें तलवार खरीदनी थी तो सीधे कहते कि तलवार चाहिए। इतनी घुमा फिराकर बातें करने की क्या जरूरत थी। नेमलेस ब्लेड कहता है कि मैं तो शुरू से ही तलवार की बात कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्रदर चेन क्या सोच रहे थे। चेन चंगन अपनी जगह से उठता है और कहता है कि कोई भी साधारण तलवार तुम्हारी काबिलियत के लायक नहीं हो सकती। इतना कहकर चेन चंगन अपने जादुई भंडार से एक अत्यंत दिव्य और नीली रोशनी से चमकती हुई भयंकर तलवार बाहर निकालता है। उस तलवार के बाहर निकलते ही पूरे कमरे का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। चेन चंगन बताता है कि ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि ये एक कोल्ड ड्रैगन एम्परर रैंक की अति दुर्लभ तलवार है। नामलेस ब्लेड उस तलवार की अद्भुत ऑरा और धार को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो कांपते हुए पूछता है कि इस रॉयल रैंक की महान तलवार की कीमत कितने लाख स्पिरिट स्टोन्स होगी। चेन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि असली हथियारों की कीमत पैसों से तय नहीं होती, वो तो केवल उन लोगों के लिए होती है जो हथियारों की आत्मा को नहीं समझते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सही हथियार सही इंसान के हाथों में पहुंचे। चेन चंगन आगे कहता है कि मेरी ये फ्रॉस्ट ड्रैगन सॉर्ड बहुत समय से म्यान के अंदर धूल खा रही थी और मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में तुमसे बेहतर और योग्य इंसान इस तलवार के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। नामलेस ब्लेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानता था कि ऐसी एम्परर रैंक की तलवार किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। वो चेन चंगान के सामने झुककर आदर पूर्वक उस तलवार को स्वीकार करता है और कहता है कि ब्रदर चेन, आपका ये एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस फ्रॉस्ट ड्रैगन की गरिमा को हमेशा बनाए रखूंगा। चेन चंगान थपकी देते हुए कहता है कि ये खास तौर पर तुम्हारे लिए ही रखी गई थी। अब हम अगली सीन में देखते हैं कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन के मुख्य सभागार में एक बहुत ही गंभीर बैठक चल रही थी। सिटी ऑफ नो रिटर्न के मुख्य कमांडर्स एकत्र थे। कमांडर लियांग युए बहुत ही चिंतित चेहरे के साथ हवेली के बड़े अधिकारियों से कह रहा था कि माना कि चेन चंगन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद कैओटिक एनर्जी को नियंत्रित करना अब उसके बस की बात नहीं लग रही है। दूसरा ऑफिसर सहमत होते हुए कहता है कि कमांडर लियांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये नहीं है कि हम चेन चंगान की ताकत का सम्मान नहीं करते, बल्कि समस्या ये है कि समय बहुत गलत चुना गया है। ऑफिसर आगे विस्तार से समझाते हुए कहता है कि अगर बाहरी दुनिया के भयंकर गुटों को ये खबर लग गई कि सिटी ऑफ नो रिटर्न का नया सिटी लॉर्ड बदल चुका है, तो ब्लड डीमन सेक्ट, घोस्ट शैडो सेक्ट और भयंकर ब्लड थर्स्टी अलायंस जैसे खूंखार संगठन तुरंत इस शहर को तबाह करने और इस पर कब्जा करने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। चेन चंगान के अंदर भले ही असीमित संभावनाएं छिपी हों, लेकिन उसे अभी भी खुद को पूरी
तरह से विकसित करने की जरूरत है, इसलिए आप सभी को लगता है कि चैन चंगन अभी इतने बड़े शहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं है। तभी वहाँ पर मुरोंग चिंगरू और मुरोंग चिंगवू दोनों बहनें शान से प्रवेश करती हैं। मुरोंग चिंगरू ठंडे स्वर में पूछती है कि क्या तुम लोगों को सचमुच लगता है कि चैन चंगन कमजोर है, या फिर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है? लियांग युए तुरंत झुककर कहता है कि आपका ये मातहत केवल शहर के भविष्य को लेकर चिंतित है, हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। मुरोंग चिंगरू गंभीर होकर कहती है कि तो फिर सुनो, अगर मैं और मेरी बहन हम दोनों सिटी लॉर्ड्स एक साथ मिलकर भी अपनी पूरी ताकत से चैन चंगन पर हमला करें, तब भी हम उसे 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती। ये सुनते ही सभाघर में सन्नाटा छा जाता है। सभी ऑफिसर्स और कमांडर्स अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगते हैं। लियांग युए हैरान होकर पूछता है कि लेकिन आप दोनों तो सुप्रीम रियम की महान योद्धा हैं, आखिर चैन चंगन ऐसा कौन सा भयंकर दैत्य है जो आप दोनों को एक साथ हरा सकता है? लियांग युए हिम्मत करके पूछता है कि सिटी लॉर्ड, क्या हम जान सकते हैं कि आपका चैन चंगन के साथ ये मुकाबला कब हुआ था? हमें इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? मुरोंग चिंगरू मुस्कुराते हुए तंज कसती है कि क्या मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? कमांडर लियांग युए तुरंत घबराकर सिर झुका लेता है और कहता है कि आपके मातहत की ऐसी कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं है। मुरोंग चिंगरू चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहती है कि कल रात ही मेरी बहन और मैंने चैन चंगन के साथ एक बहुत बड़ी और कठिन जंग लड़ी थी और हम दोनों पूरी तरह से पराजित हो गयी। यही कारण है कि आज हमने आधिकारिक तौर पर शहर का नया सिटी लॉर्ड बदलने का ऐलान किया है। जब हम दोनों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तो फिर चैन चंगन की ताकत पर सवाल उठाने का हक किसी के पास नहीं बचता। अगर चैन चंगन जैसा शक्तिशाली इंसान इस पद पर बैठता है तो बाहरी दुनिया का कोई भी भयंकर संगठन इस शहर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। लियांग युए ये सुनकर आश्वस्त हो जाता है और कहता है कि अगर चैन चंगन सचमुच इतना खौफनाक और अजेय है तो निश्चित रूप से उसकी मौजूदगी पूरे शहर को सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन क्या चैन चंगान इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ है? मुरोंग चिंगरू कहती है कि इसी बात का फैसला करने के लिए आज हमने पूरे शहर के मुख्य लोगों को प्लेजर हाउस यानी हैप्पी बिल्डिंग में आमंत्रित किया है, जहां हम नए सिटी लॉर्ड का स्वागत करेंगे। मुरोंग चिंगरू आदेश देती है कि आज से और इस पल से सिटी ऑफ नो रिटर्न का एकमात्र और सर्वोपरि मालिक केवल चैन चंगन माना जाएगा। इसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे सिटी ऑफ नो रिटर्न में फैल जाती है। गलियों, बाजारों और चौराहों पर लोग सिर्फ इसी बात की चर्चा कर रहे थे। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। आम लोग और व्यापारी आपस में बातें कर रहे थे कि क्या तुमने सुना, चैन चंगन सचमुच सिटी ऑफ नो रिटर्न का नया सिटी लॉर्ड बन गया है। दूसरा आदमी चिल्लाता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, उसे इस शहर में आए हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए है। वो प्लैटिनम से केवल कुछ दिनों में पर्पल गोल्ड मेडल होल्डर बन गया और अब उसने सीधे सिटी लॉर्ड का पद भी हासिल कर लिया। ये तो अविश्वसनीय है। तभी एक व्यापारी पूछता है कि क्या रहस्यमयी शूरा कभी किसी के सामने आया है? वो आखिर कौन है? क्या वो अर्थ एलिमेंट का कोई बूढ़ा दाढ़ी वाला राक्षस है या कोई सफेद बालों वाला खूंखार मास्टर है? इस पर एक जानकार आदमी हंसते हुए राज खोलता है कि शूरा कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि प्लेजर हाउस की दोनों खूबसूरत बॉस लेडीज ही असली शूरा हैं। वे दोनों जुड़वा बहनें बारी बारी से शूरा का किरदार निभाकर पूरे शहर को जला रही थी। पास खड़ा एक पियक्कड़ आदमी अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि अरे बाप रे, मैं तो कल ही उस बॉस लेडी से शराब के दाम कम करने के लिए बहस कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो खौफनाक ट्विन शूरा में से एक है। लोग आगे बातें करते हैं कि कल रात उन दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर चैन चंगान पर हमला किया था, लेकिन चैन चंगान की असीम ताकत के सामने वे दोनों हार गईं और उन्होंने खुद चैन चंगान को अपना नया राजा स्वीकार कर लिया। आज पूरा सिटी लॉर्ड्स मैंशन खुद चलकर हैप्पी बिल्डिंग आया है ताकि नए सिटी लॉर्ड का स्वागत किया जा सके। लोग खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि आने वाले किंग कन्फर्मेंट सेरेमनी से पहले अगर चैन चंगन जैसा अजेय योद्धा हमारा नेता बनता है तो फिर हमें किसी भी बाहरी हमले या खूंखार संगठनों से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस अराजक चौटिक जोन में आखिरकार हमें एक ऐसा रक्षक मिल गया है जिसके साए में हम चैन की सांस ले सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैप्पी बिल्डिंग के बाहर हजारों लोगों की विशाल भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग हाथों में फूल और बैनर लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। नए सिटी लॉर्ड का स्वागत है, चैन चंगान अमर रहे, हमारे नए राजा का स्वागत है। भीड़ का उत्साह देखकर लग रहा था जैसे पूरे शहर का त्योहार मनाया जा रहा हो। डीडा हुआंग खिड़की से बाहर का नजारा देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डा हुआंग चैन चंगन की तरफ मुड़कर कहता है कि यंग मास्टर, आपकी लोकप्रियता तो इस शहर में उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। लोग तो पागल हुए जा रहे हैं। चैन चंगन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये केवल मेरी लोकप्रियता नहीं है, बल्कि ये लोग एक ऐसे शक्तिशाली सहारा यानी बैकर की तलाश में थे जो इन्हें सुरक्षा दे सके। तभी बाहर खड़े हजारों लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि सिटी लॉर्ड बाहर आइए। चैन चंगन खिड़की से बाहर झांक कर पूछता है कि बाहर इतना शोर क्यों मच रहा है। डा हुआंग हंसते हुए जवाब देता है कि और क्या हो सकता है, ये पूरा शहर
सिटी लॉर्ड्स गार्ड और सिटी लॉर्ड्स मैंशन के सारे अधिकारी आपके दरवाजे पर आपको लेने के लिए आए हैं। पूरे शहर की उम्मीदें आपके कदमों में आ चुकी हैं। दा हुआंग चुटकी लेते हुए कहता है कि उन दोनों बहनों ने वाकई बहुत चालाकी की है। उन्होंने पहले फैसला ले लिया और अब आपको मजबूर कर रही हैं। चैन चंगान कहता है कि इसे मजबूरी नहीं कहते, उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत और खुद को मेरे हवाले कर दिया है। दा हुआंग हंसकर कहता है कि यंग मास्टर, आप भी आजकल काफी निडर और बेबाक हो गए हैं। चैन चंगान कहता है कि मैं तो बस सच कह रहा हूँ, वैसे भी ऐसा कोई नियम तो नहीं बना कि सिटी लॉर्ड बनने के बाद इंसान को इसी शहर में बंद होकर रहना पड़ेगा। तभी चैन चंगन कमरे से बाहर निकलकर मुख्य बालकनी में आता है। उसके बाहर आते ही पूरा शहर तालियों और नारों की गूंज से दहल उठता है। मुरोंग चिंगरू और मुरोंग चिंगवू दोनों बहनें आदर से सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। चैन चंगन हाथ उठाकर भीड़ को शांत होने का इशारा करता है। पूरे मैदान में 1 सेकंड के अंदर सन्नाटा छा जाता है। चैन चंगन बेहद गंभीर और रोबीली आवाज में घोषणा करता है कि चूंकि आप सभी लोगों ने इतने आदर और प्रेम से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए मैं चैन चंगान आज से आधिकारिक तौर पर सिटी ऑफ नो रिटर्न के सिटी लॉर्ड का पद स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चैन चंगन तुरंत आगे कहता है कि लेकिन याद रखो, क्योंकि अब मैं इस शहर का सिटी लॉर्ड बन चुका हूँ, इसलिए आज से इस शहर में केवल मेरे बनाए हुए नियम चलेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि आज के बाद इस शहर की सीमाओं के अंदर किसी को भी आपसी दुश्मनी में खून खराबा या निजी जंग लड़ने की इजाजत नहीं होगी। इस शहर के अंदर किसी भी मासूम या बेगुनाह इंसान की जान बिना वजह नहीं ली जाएगी। ये नियम सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ पुराने योद्धा आपस में बुदबुदाने लगते हैं कि ये कैसा नियम है, क्या बिना खून खराबे और आपसी जंग के भी सिटी ऑफ नो रिटर्न को कैओटिक जोन का हिस्सा कहा जा सकता है? यहाँ तो हमेशा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता आया है क्या? अगर बाहर से हमारा कोई पुराना दुश्मन शहर में घुस आए तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा। चैन चंगान उनकी शंका को समझते हुए आगे स्पष्ट करता है कि अगर किसी की किसी से बहुत पुरानी और जानलेवा दुश्मनी है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, तो वे दोनों इंसान शहर की सीमा से बाहर जाकर अपनी अंतिम और जीवन मरण की जंग लड़ सकते हैं। शहर के बाहर तुम जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहर के अंदर कदम रखते ही तुम्हें शांति से रहना पड़ेगा। लोग इस नियम की गहराई को समझते ही झूम उठते हैं। एक व्यापारी खुशी से चिल्लाता है कि इसका मतलब ये है कि अब बाजार में दुकान लगाते समय हमें अचानक किसी की तलवारबाजी या खून खराबे में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। एक महिला भावुक होकर कहती है कि अब हमारे छोटे बच्चों को हर दिन तलवारों की भयंकर औरा और खूनी जंग से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैन चंगान सख्त लहजे में कहता है कि बाहर तुम चाहे जो करो, लेकिन सिटी ऑफ नो रिटर्न के अंदर घुसते ही इस शहर की गरिमा और मेरे नियमों का पालन करना होगा। इस शहर का सालों पुराना अराजक माहौल आज मेरे हाथों खत्म होता है। चैन चंगान जोर से पूछता है कि क्या किसी को मेरे इस नियम से कोई आपत्ति है? पूरा मैदान शांत रहता है। किसी में भी चैन चंगन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी भीड़ में से 70 साल का एक बूढ़ा योद्धा घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और चिल्लाता है कि धन्यवाद लॉर्ड सिटी लॉर्ड, मैं पिछले 70 सालों से इस खौफनाक कैओटिक जोन में घुट घुट कर जी रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब किसी शक्तिशाली राजा ने हम जैसे आम लोगों की जान की कीमत समझी है और बेवजह मरने से रोकने का नियम बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते हजारों लोग घुटनों पर बैठकर चैन चंगन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड की जय हो, अब हमें एक सच्चा सहारा मिल गया है। अब सिटी ऑफ नो रिटर्न सचमुच एक ऐसा घर बन गया है जहां हम सुरक्षित लौट सकते हैं। चैन चंगन सभी को उठने का इशारा करता है और तुरंत अपने मुख्य अधिकारी वे फेंगटैंग को आगे बुलाता है। चैन चंगन आदेश देता है कि वे फेंगटैंग, मैं तुम्हें तुरंत एक विशेष एनफोर्समेंट टीम यानी कानून लागू करने वाले दस्ते के गठन का हुक्म देता हूँ। ये टीम पूरे शहर में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। तुम केवल समझदार, वफादार और ईमानदार लोगों को इस टीम में चुनोगे। किसी भी ऐसे घमंडी को मत चुनना जो आम लोगों को परेशान करे। वे फेंगटैंग आदर से पूछता है कि लॉर्ड सिटी लॉर्ड, अगर हमारी एनफोर्समेंट टीम का ही कोई सदस्य गलती करे या रिश्वत ले तो क्या होगा? चैन चंगन ठंडे स्वर में जवाब देता है कि अगर कानून की रक्षा करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो उसे आम जनता से दोगुनी भयंकर सजा दी जाएगी। उस पर सबसे भारी जुर्माना और सख्त दंड लगाया जाएगा। ये नियम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों के लिए भी उतना ही लागू होता है। वे फेंगटांग सिर झुकाकर कहता है कि आपके मातहत ने आपका हर एक शब्द अपने दिल में बिठा लिया है। चैन चंगन कहता है कि अगर भूल गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वे फेंगटांग कसम खाता है कि वो कभी सिटी लॉर्ड के भरोसे को नहीं तोड़ेगा। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। मुरोंग चिंगरू चैन चंगान के पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने जिस तरह से पूरे शहर को एक ही झटके में शांत कर दिया, ये किसी साधारण राजा के बस की बात नहीं थी। आपने खूंखार भेड़ियों के गले में बहुत ही खूबसूरती से पट्टा बांध दिया है। चैन चंगान मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम भी उस पट्टे में बंधना चाहती हो? मुरोंग चिंगरू हंसते हुए कहती है कि आपका ये नियम वाकई में अद्भुत है। चैन चंगान मुरोंग चिंगरू और मुरोंग चिंगवू दोनों बहनों को रुकने का इशारा करता है और कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको। अब वक्त आ गया है कि हम उस आने वाले किंग कन्फर्मेंट सेरेमनी के बारे में गंभीरता से चर्चा करें।
अब हम अगले सीन में देखते हैं कि दृश्य बदलता है और हम नेदरवर्ल्ड वैली यानी पाताल घाटी के विशाल और खौफनाक मैदान में पहुंचते हैं, जहां क्वीन बी कॉन्फ्रेंस यानी किंग कॉन्फरमेंट सेरेमनी का आयोजन हो रहा था। चारों तरफ भयंकर काली और खूनी धुंध छाई हुई थी। इस अराजक कैओटिक जोन के तमाम खूंखार गुट और उनके सरदार वहां जमा हो चुके थे। मैदान के बीचों बीच एक विशाल सोने के सिंहासन पर ब्लड थर्स्टी अलायंस का खूंखार नेता होंग्युआन बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ उसकी भयंकर सेना और रक्षक तैनात थे। होंग्युआन जोर जोर से हंसते हुए गरजता है कि हा 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 हा, आज इस पूरे कैओटिक जोन का असली राजा चुना जाएगा और इस सिंहासन पर केवल मेरा अधिकार है। तभी वहाँ पर दूसरे दो बड़े गुटों यानी ब्लड डीमन सेक्ट और घोस्ट शैडो सेक्ट के खूंखार सेक्ट मास्टर्स आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक गुस्से में चिल्लाता है कि होंग्युआन, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे? मैं अकेले ही तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। होंग्युआन घमंड में हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अभी तक अनडाइंग रियल्म में ब्रेक थ्रू नहीं किया है? अगर मैंने उस भयंकर स्तर को हासिल न किया होता तो क्या मैं आज तुम सबको गुलाम बनाने के लिए ये दरबार सजाता? दूसरा सेक्ट मास्टर गुस्से में चिल्लाता है कि अपनी बकवास बंद करो होंग्युआन, चाहे तुम्हारी शक्ति कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन आज तुम हम दोनों के संयुक्त हमले का सामना नहीं कर पाओगे। इसी बीच चेनचंगन अपने साथियों यानी डा हुआंग, शियानेर, नामलेस ब्लेड और मुरोंग बहनों के साथ उस भयंकर घाटी में प्रवेश करता है। चारों तरफ का खौफनाक माहौल देखकर डिया हुआंग अपनी नाक सिकोड़ता है और कहता है कि यहाँ तो चारों तरफ किसी की घटिया सोच और गंदी नीयत की बदबू आ रही है। होंग्युआन के रक्षक चेनचंगान और उसके छोटे से समूह को देखकर ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। एक खूंखार योद्धा ताना मारता है कि देखो तो सही, सिटी ऑफ नो रिटर्न ने हमारी इस महान सभा में क्या भेजा है। 2 खूबसूरत महिलाएं, एक मामूली सा लड़का और साथ में एक कुत्ता। क्या ये हमारे राजा के लिए कोई तोहफा भेजा गया है या कोई बलि की भेंट है? दूसरा योद्धा हंसते हुए कहता है कि ये कुत्ता तो दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत समय हो गया मैंने कुत्ते का गोश्त नहीं खाया है। डा हुआंग ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अपनी आंखें चमकाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे खाने की बात करो। चेनचंगन डा हुआंग को शांत रहने का इशारा करता है मुरोंग शिंगरू। चेनचंगन के कान में बताती है कि सीनियर चेन, ये सामने बैठा इंसान ही ब्लड थर्स्टी अलायंस का मुख्य नेता होंग्युआन है और इसके आसपास खड़े लोग ब्लड डीमन सेक्ट और घोस्ट शैडो सेक्ट के खूंखार सरदार हैं। अगर आज हमने इन्हें सही सबक नहीं सिखाया तो ये पूरा इलाका तबाही की आग में जल जाएगा। तभी होंग्युआन की नजर चेनचंगन के चेहरे पर पड़ती है। जैसे ही होंग्युआन चेनचंगान की शांत आंखों और उसके चेहरे की असीम ऑरा को देखता है, उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगता है। होंग्युआन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। उसके हाथों से शराब का सोने का प्याला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, होंग्युआन अपने विशाल सिंहासन से नीचे छलांग लगाता है और पूरे मैदान के सामने दौड़ता हुआ आकर चेनचंगन के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ता है। होंग्युआन कांपते हुए अपनी पेशानी जमीन पर टिका देता है और चिल्लाता है कि मैं तुझ होंग्युआन, महान सीनियर चेनचंगन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। हजारों खूंखार योद्धा, ब्लड डीमन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और घोस्ट शैडो सेक्ट के चीफ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका अजय नेता होंग्युआन, जो खुद को इस पूरे इलाके का राजा घोषित करने वाला था, वो एक मामूली से दिखने वाले लड़के के सामने कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठा कांप रहा था। लोग अविश्वास से चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है? हमारा अलायंस लीडर इस अज्ञात लड़के के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? क्या ये सचमुच वही चेनचंगन है जिसका नाम दूर दूर तक गूंज रहा है? होंग्युआन घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सीनियर चेन खुद यहाँ पधारेंगे। इस अराजक दुनिया के असली राजा तो केवल आप ही हो सकते हैं। इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ आपका है। तभी ब्लड डीमन सेक्ट का सेक्ट मास्टर गुस्से में पागल होकर चिल्लाता है कि होंग्युआन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक कल के आए मामूली लड़के के सामने घुटने टेक रहे हो। ये लड़का चाहे जो भी हो, ये हमारे ऊपर हुक्म चलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। होंग्युआन गुस्से में पीछे मुड़कर अपनी पूरी ताकत से उस सेक्ट मास्टर पर हमला कर देता है और गरजता है कि बेवकूफों, सीनियर चेन के सामने अपनी गंदी जबान बंद रखो, वरना मैं खुद तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सीनियर चेन का अपमान करने का मतलब है अपनी पूरी नस्ल को तबाह करना। चेनचंगन शांत खड़ा होकर होंग्युआन से पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो और तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? होंग्युआन आदर से सिर झुकाकर बताता है कि सीनियर, मेरे परम पूज्य मास्टर का नाम लुओ मिंगली था। मेरे मास्टर ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल आपका ही नाम लिया था। डा हुआंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि अरे लुओ मिंगली, वो छोटा लड़का तो मेरा भी पुराना परिचित था। होंग्युआन आगे बताता है कि मेरे मास्टर हमेशा कहते थे कि इस पूरी दुनिया में अनगिनत महान और शक्तिशाली योद्धा पैदा हुए हैं, लेकिन सीनियर चेनचंगान की असीम महानता और चमक का मुकाबला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा इंसान कभी नहीं कर सकता। होंग्युआन चेनचंगान से कांपते हुए पूछता है कि सीनियर, इन दोनों गुटों के सरदारों ने आपके सामने बेअदबी की है। आप बस एक बार हुक्म दीजिए,
मैं अभी इसी वक्त इन दोनों का सिर धड़ से अलग करके आपके चरणों में रख दूंगा। चैन चंगान हाथ उठाकर मना कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ खून खराबा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चैन चंगान मुरोंग बहनों की तरफ देखता है और कहता है कि चूंकि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और इस सभा का मामला सुलझ गया है, इसलिए अब मेरा यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। मुरोंग किंगरू नम आंखों से कहती है कि सीनियर, क्या आप सचमुच इतनी जल्दी हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप कुछ दिन और इस शहर में नहीं रुक सकते? चैन चंगान मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास करने के लिए बहुत से अधूरे काम है। मैं एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। आज से ये पूरा सिटी ऑफ नो रिटर्न और ये क्योटिक जोन तुम दोनों बहनों के हवाले है। इसे सही से चलाना मुरोंग किंगरू और मुरोंग किंगवू दोनों बहनें झुककर कसम खाती हैं कि वे हमेशा सीनियर के बनाए नियमों का पालन करेंगी और उनके वापस लौटने का इंतजार करेंगी। इसके बाद चैन चंगान, डाहुआंग, शियानेर और नामलेस ब्लेड उस घाटी से बाहर निकलकर अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये वाला सीजन यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।